AF26 हिंदी। लियोनेल खंडित घन के निवास स्थान में दाखिल हुआ। बिना ज्यादा सोचे समझे वह स्नानघर की ओर बढ़ा और पानी के एक शांत कुंड में गोता लगा दिया। सुखदायक जल इतना अच्छा लगा कि उसके होठों से कराह निकल पड़ी। लियोनेल पानी में तैर रहा था और स्नानागार की खूबसूरती से गढ़ी गई छतों को देख रहा था। जिसने भी इस खजाने का निर्माण किया था वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। लियोनेल मुश्किल से 5 या उससे ज्यादा हिस्सों वाली कलाकृतियां बना पाता था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस स्तर का खजाना बनाने के लिए कितने हिस्सों की जरूरत होगी। सच कहूं तो लियोनेल को अपने शरीर के दर्द की आदत हो चुकी थी। आखिरकार वह एक छात्र एथलीट था। दूसरों की तुलना में वह इस नई विश्व व्यवस्था के लिए कहीं ज्यादा तैयार था। वह हमेशा से ही बेहतरीन फिटनेस में रहा था। लेकिन एक अच्छा धावक होने का मतलब यह नहीं है कि आप एक अच्छे लंबी दूरी के धावक हैं, और एक अच्छा लंबी दूरी का धावक होने का मतलब यह नहीं है कि आप 400 मीटर की दौड़ में भाग ले सकते हैं। एक एथलीट होने के अलग अलग पहलू होते हैं और सहनशक्ति के सभी रूप एक जैसे नहीं होते। लियोनेल खुद को एक महान एथलीट समझता था, लेकिन एक ही लड़ाई ने उसके शरीर को पूरी तरह से छलनी कर दिया था। अच्छी खबर यह थी कि लियोनेल को लगा कि इस पूल की बदौलत उसे ठीक होने में बस 1 या 2 घंटे ही लगेंगे। बुरी खबर यह थी कि उसे हमेशा ठीक होने का समय नहीं मिल पाता था। लियोनेल ने अपने हृदय की दीवारों में नोड्स को सक्रिय कर दिया। उसकी धड़कन तेज हो गई, जिससे उसके पूरे शरीर में रक्त प्रवाह तेज हो गया, जिससे उसकी रिकवरी तेज हो गई। रक्त ठीक होने के लिए बेहद जरूरी था। जब भी कोई घायल होता तो हर मामले में सबसे पहले यही मदद करता। यही वजह थी कि चोट के निशान सूज जाते थे और फटी हुई मांसपेशियां लाल हो जाती थीं। अपने 7वें और 8वें नोड्स को खोलने के बाद लियोनेल को ये एक क्षमता हासिल हो गई। यहां तो सुरक्षित रहना चाहिए, लियोनेल ने मन ही मन सोचा। मामूली उपचार। हवा का एक तेज झोंका लियोनेल को घेरे हुए था और प्रकाश की एक हल्की चमक उसके शरीर को ढांक रही थी। कुछ ही मिनटों में लियोनेल का शरीर अपनी चरम अवस्था में पहुंच गया। चूंकि वह इतनी जल्दी ठीक हो सकता था, इसलिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये स्थिति इतनी खतरनाक थी कि इसमें समय बर्बाद नहीं किया जा सकता था। दिलचस्प, लियोनेल को लगा कि उसकी ताकत में काफी इजाफा हुआ है। इसके अलावा उसके शरीर ने उस उर्बे-अयस्क सार को भी और अच्छी तरह से अवशोषित कर लिया था जिसे वह परिष्कृत कर रहा था। इसलिए यदि मैं अपनी मांसपेशियों को तोड़ दूं और उन पर माइनर हील का उपयोग करूं, तो मैं तेजी से प्रशिक्षण ले सकता हूं। माइनर हील अपने साधारण नाम के बावजूद असल में एक 1 स्टार मेगासार्क था। अपनी इसी क्षमता के कारण लियोनेस को इतना महत्व दिया जाता था। अगर राजकुमार को पता चलता कि लियोनेल ने इसे सिर्फ अपनी प्रशिक्षण गति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की सोची है, तो कौन जाने उसकी क्या प्रतिक्रिया होती। मेरा दिमाग अस्थिर है और हर जगह भटकता रहता है। लियोनेल नहाकर उठा, खुद को साफ किया और दूसरा चोगा पहन लिया। उसे इस दुनिया के पहनावे का अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था। मुझे एक फोकस, एक योजना और एक लक्ष्य की जरूरत है। अगर मैं इसी तरह चलता रहा तो मैं बेमतलब भटकता रहूंगा और अपनी क्षमता के अनुसार जीने में असफल हो जाऊंगा। लियोनेल के जीवन में वास्तव में कुछ भी उसके नियंत्रण में नहीं था। उसका पेशा उसके लिए चुना गया था, उसके भोजन की योजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम उसके लिए निर्धारित थे, और वह कभी यह समझ ही नहीं पाया कि वह जीवन में क्या करना चाहता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह बिना किसी उद्देश्य के आगे बढ़ रहा था। यह पहली बार था जब उसके पास कमान संभालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसका दिमाग जानकारी के छोटे छोटे टुकड़ों से भरा हुआ था, लेकिन आज युद्ध के बाद उसे एहसास हुआ कि ये काफी नहीं है। ये ठीक था कि वह इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन वह उस जानकारी का क्या करेगा? वह इस नए ज्ञान का कैसे इस्तेमाल करेगा? वह किस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था? वह एहसास जो उसे युद्ध शुरू होने से पहले हुआ था, वह घुटन भरा एहसास जिसने उसे उसकी आत्मा की गहराई तक असहज महसूस कराया था। यह पहली बार था जब लियोनेल ने किसी ऐसी चीज को पकड़ा था जो वह अपने लिए चाहता था। यह उसके पिता के बारे में नहीं था, यह आईना के बारे में नहीं था, ये कुछ ऐसा था जो वह, लियोनेल मोरालेस, अपने लिए चाहता था। यदि वह लामोरक को हरा नहीं पाता तो उसे कभी भी चैन नहीं मिलता। लियोनेल लैब सेटिंग में दाखिल हुआ। इस दुनिया में उसे हमेशा खंडित घन का इस्तेमाल करते हुए बेहद सावधान रहना पड़ता था, इसलिए वह शायद ही कभी वहां गया था। अगर ऐसा इसलिए ना होता कि बड़े बैरक में उथल पुथल मची हुई थी, युद्ध की तैयारी चल रही थी,
और इसलिए उसके पास उसकी परवाह करने का समय नहीं था, तो वह भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लियोनेल ने स्नोग्लोब की ओर एक नजर डाली और भौहें सिकोड़ लीं। इस माहौल में कुछ गड़बड़ लग रही है। एक पल बाद लियोनेल को एहसास हुआ कि यह क्या था। हवा में डार्क एलिमेंटल फोर्स का घनत्व था। ये समझकर लियोनेल ने इस पर और ध्यान नहीं दिया। सीमा क्षेत्र में इस ऊर्जा का संकेंद्रण ज्यादा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि खंडित घन, जो लियोनेल के उपयोग के लिए हमेशा बल को अवशोषित और शुद्ध करता रहता था, ऐसे वातावरण में इस तरह प्रतिक्रिया करेगा। लियोनेल अपनी क्राफ्टिंग टेबल पर बैठा था। जितना ज्यादा समय वह उसके पास बिताता, उतना ही उसे एहसास होता कि अलग अलग आकार के कुओं वाली यह अजीबोगरीब मेज वाकई अपने आप में एक खजाना है। लेकिन लियोनेल अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा था जहां वह इसके राज खोज सके। मुझे एक केंद्रित संरचना की जरूरत है। मैंने जादूगरी कलाओं के बारे में जितना हो सके सीख लिया है। इस मामले में मुझे बस एक ही चीज रोक रही है, वह है मेरे आत्मिक दबाव का क्रिस्टलीकरण। हालांकि लियोनेल अब मैगस आर्ट्स का प्रयोग कर सकता था, लेकिन असली मैगी की तुलना में उनकी शक्ति कम थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह कम समय में ठीक कर सके। आखिरकार मैगी अपने आत्मिक दबाव को स्थिर करने के लिए दशकों तक ध्यान लगाते हैं। यह ऐसा काम था जो केवल समय ही कर सकता था। बेशक लियोनेल का ध्यान उम्मीद से कहीं ज्यादा फायदेमंद था। उसे शक था कि उसकी आत्मा को चरम पर पहुंचने में बस 1-2 साल लगेंगे। एक बार ऐसा हो जाए तो उसकी युद्ध क्षमता इस दुनिया में बेरोक-टोक दौड़ने के लिए काफी होगी। इस प्रकार लियोनेल ने निर्णय लिया। ज्ञान शाखा को जागृत करने के बाद मैं अपने मन को 6 भागों में विभाजित कर सकता हूं। अपनी आत्मशक्ति को थोड़ा सा क्रिस्टलीकृत करने के बाद अब मैं 8 भागों में विभाजित कर सकता हूं। मैं एक भाग को ध्यान पर केंद्रित करने के लिए बचाकर रखूंगा। बाकी 7 भागों की बात करें तो लियोनेल ने अपनी टांगें क्रॉस करके आंखें बंद कर लीं। उसने अपने 8 मनों में से एक का इस्तेमाल ध्यान करने में किया, दूसरे का इस्तेमाल खंडित घन के बाहर की स्थिति पर नजर रखने में, और बाकी 6 उसने उन सभी को भाले के क्षेत्र में भेज दिया। लियोनेल का मन उस अंधेरी दुनिया में प्रकट हुआ। उसके सिर के ऊपर घुमड़ते बादल गरज रहे थे और उसके पैरों के नीचे हल्की काली भूरी धरती चरमरा रही थी। इस समय वह एक बड़ी पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। उसके सामने जंजीर में लिपटा एक जाना पहचाना काला भाला था। इस भाले के आसपास का क्षेत्र खाली था। मानो इसकी श्रेष्ठता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए इस पहाड़ी पर लगे अन्य भाले कम से कम 3 मीटर की दूरी पर थे। ये स्पीयर डोमेन की पहली चोटी थी जिसे लियोनेल ने फतह किया था, लेकिन वह जानता था कि उसने सही ढंग से फतह नहीं की थी। इस दुनिया में किसी की आत्मा का काम सिर्फ सहायक होना था। उसकी मुख्य शक्ति उसकी भाला शक्ति होनी चाहिए थी। अगर उसने अपने स्ट्रोई स्टार उल्लू वंश तत्व को जागृत न किया होता तो लियोनेल को इस जगह खड़े होने का कोई अधिकार नहीं होता, और उसके सामने खड़ा भाला भी यही समझता था। इस दूरी ने लियोनेल और भाले के बीच एक पर्दा डाल दिया, जिससे उसके लिए भाले के आसपास के रहस्यों को समझना और भी कठिन हो गया। लियोनेल हल्के से मुस्कुराया। तुम बहुत घमंडी हो। इस दुनिया में तुम्हारे स्तर के सैकड़ों लोग हैं, फिर भी तुम में इतना घमंड है। मानो लियोनेल के ताने भरे शब्दों को सुनकर भाला थोड़ा कांपा, पर कुछ खास नहीं किया। मानो उसे जवाब देने में कोई हिचकिचाहट हो, लेकिन लियोनेल को कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके भाला क्षेत्र की नींव 2879 भालों से बनी है। मैं नीचे से शुरू करूंगा, ठीक वैसे ही जैसे आप चाहते हैं। जल्द ही आप आज्ञाकारी बन जाएंगे। एक विचार के साथ लियोनेल ने अपना ध्यान अपने स्पीयर पीक के नीचे स्थित भालों की ओर लगाया तथा एक साथ 6 भालों को पकड़ लिया। उस क्षण उन्होंने 6 अलग अलग दुनियाओं में प्रवेश किया और 6 अलग अलग जीवन का अनुभव किया। बहुत अंधेरा था। अगर हाथ भी आंखों के सामने रखा होता तो उसे देखना मुश्किल था। ऊपर जहां चांद होना चाहिए था, वह पूरी तरह से काले बादलों से ढका हुआ था जो बीच बीच में गड़गड़ा रहे थे। हालांकि ये गड़गड़ाहट भी वातावरण में व्याप्त भारी सांसों को छिपा नहीं पा रही थी। उस समय पुरुषों और महिलाओं का एक समूह अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था, लेकिन उनकी गति धीमी थी। चाहे वह दुर्गम इलाका हो या फिर अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच जाना, दोनों ही कारण थे। लगभग 30 लोगों का ये समूह धूल और कीचड़ से सने फटे हुए लिनेन के टुकड़े पहने हुए था। सीमा क्षेत्र में भगोड़ों का दिखाई देना असंभव था। इसका एकमात्र कारण ये था कि इन कुछ लोगों ने जानबूझकर अपने कवच उतार दिए थे। उसी समय उनमें से एक अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़ा। बच्चा। एक वृद्ध व्यक्ति ने अपना सिर घुमाया और गिरे हुए योद्धा की बाहों के नीचे पहुंचकर उसे ऊपर खींच लिया। वही अकेला था जो रुका।
ऐसा नहीं था कि बाकी लोग बेरुख थे, बल्कि उन्हें ऐसा न करने का स्पष्ट आदेश दिया गया था। जे 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 एक अजीब सी हंसी ने पूरे समूह का खून जमा दिया। उन्होंने आगे बढ़ने के लिए अपनी बची हुई सारी ताकत झोंक दी। जिस जंगल में वे दौड़ते थे उसे जंगल जैसा जंगल कहना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था मानो किसी धधकती आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया हो। हरियाली की छतरियों की बात तो दूर, पेड़ों की शाखाएं भी नहीं थीं, वे पूरी तरह से काले और जर्जर तनों से बने थे। यह इन भगवान द्वारा त्यागे गए पेड़ों की जड़ों में से एक थी जिसने युवा शूरवीर को ठोकर मार दी थी। ये बहुत ही मजेदार था। हालांकि युवा योद्धा अपने आंसू रोक रहा था और उसे बचाने आए कमांडिंग ऑफिसर से नजरें नहीं हटा पा रहा था, फिर भी उसे इस स्थिति में हास्य नजर आ रहा था। वह एक प्रतिष्ठित 3 स्टार ऑफिशियल नाइट इतना पीटा गया था कि लड़खड़ाकर गिर पड़ा था। इतना ही नहीं, उसके टखने में फ्रैक्चर हो गया था और वह अब खुद चल भी नहीं सकता था। कप्तान, मुझे छोड़ दो। चुप रहो बच्चे, तुम्हें पता है कि अपनी वर्तमान ताकत तक पहुंचने के लिए मैंने जिंदगी में तुम्हारे आकार से दुगने आलू के कितने बोरे धोए हैं। तुम तो पंख के समान हल्के हो। एक महान शूरवीर को नीची नजर से मत देखो, नौसिखिए। युवा शूरवीर अवाक रह गया। अंत में वह केवल हंसकर अपना सिर हिला सका। हर गुजरते पल के साथ उसकी भयानक हंसी बढ़ती ही जा रही थी और कैप्टन के बड़बड़ाने के बावजूद वह अपने आगे वाले समूह से और भी पीछे छूटता जा रहा था। उसी क्षण कैप्टन को अपनी पीठ पर तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। अपनी वर्षों की प्रशिक्षित सजगता के कारण उसे एक तरफ कूदने से पहले सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वह पहले ही ऐसी स्थिति में पहुंच चुका था जहां उसका मन और कर्म एक हो गए थे। इस बिंदु पर कप्तान को पता था कि भागना बेकार था। एक SHING के साथ उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और अपने कूल्हे के पास लटक रहे युवा शूरवीर को नीचे गिरा दिया। भागते रहो बच्चे, मैं इन बदमाशों को रोक लूंगा। युवा शूरवीर ने अपने दांत भींच लिए। भाग सकता है, शायद भाग सकता है। अगर वह अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने टखने को मजबूत करने के लिए करता तो शायद वह आधा घंटा और टिक सकता था। ऐसा हुनर उसने एक प्रशिक्षु शूरवीर के रूप में सीखा था। बड़े शूरवीर ने उसे ऐसा करने से सिर्फ इसलिए मना किया था क्योंकि उनकी ताकत पहले ही कम हो रही थी। अगर ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता तो हर गुजरते पल के साथ उसके बचने की संभावना कम होती जाती। लेकिन वो पूरी तरह से अनिच्छुक था। हम इसे एक साथ करेंगे कप्तान। युवा शूरवीर ने दांत पीस लिए, उसकी आंतरिक शक्ति खिल उठी और उसके पैर की हड्डी टूट गई। उसने अपनी तलवार निकाल ली और सीधा खड़ा हो गया। कैप्टन कुछ और कहना चाहता था लेकिन एक और तीर की तेज हवा निकल आई। वह आगे बढ़ा, उसकी लंबी तलवार रात की हवा में लहरा रही थी। वह अंधेरे में रोशनी का एकमात्र स्रोत बन गई, एक खूबसूरत अर्धचंद्राकार आकृति बना रही थी। टकराना। कैप्टन लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिरा, उसकी कलाई दबाव से कांप रही थी। उसके चेहरे के भाव बदल गए, एक तीर में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? आखिर हो क्या रहा था? जे 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 तभी अंधेरे से एक साया निकल आया। हालांकि वह उस जोड़े से बस कुछ ही कदम की दूरी पर था, फिर भी उसे देखना मुश्किल था। हालांकि एक क्षण बाद कैप्टन कांप उठा। प्रेत राजा। वह न तो जानता था कि वह कौन था और न ही उसे जानने की जरूरत थी। उसे बस अपने वर्षों के अनुभव की जरूरत थी जो ये बता सके कि उसके सामने जो अस्तित्व था वह कितना शक्तिशाली था। युवा शूरवीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल बैठ गया हो। बच्चे, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। जब मैं उससे भिड़ जाऊं तो पीछे मुड़ना और जितनी तेजी से भाग सको भागना। किसी बेमतलब की कुर्बानी के लिए यहां मत रुकना। बूढ़ा शूरवीर आगे बढ़ा। शूरवीर के पास सचमुच बहुत से साधन होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे अपनी क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सकता है। कप्तान ठीक ऐसी ही एक तकनीक का इस्तेमाल करने की सोच रहा था। उसने युवा शूरवीर को जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। उसका आभामंडल दमक रहा था, उसकी बाह की मांसपेशियां उभरी हुई थीं और नसें बेतहाशा धड़क रही थीं। एक ही झटके में उसने युवा शूरवीर के पीछे हाथ डाला, आधा चक्कर लगाया और उसे दूर उड़ा दिया। हालांकि वह पहले तो बस बड़बोला था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी बातों में सच्चाई का कोई अंश नहीं था। एक 1 स्टार ग्रैंड नाइट होने के नाते कुछ दर्जन मीटर दूर 200 पाउंड का भाला फेंकना कोई समस्या नहीं थी। हालांकि इसके बाद जो हुआ उससे कैप्टन स्तब्ध रह गए। उफ, युवा शूरवीर को दूर फेंक दिया जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही वह 2 पेड़ों के बीच से गुजर रहा था और इससे पहले कि वह कोई वास्तविक गति पकड़ पाता, वह किसी चीज से टकरा गया।
हे कैप्टन, आपके निशाने को थोड़ी मदद की जरूरत है। हल्की अजीब सी खांसी की आवाज आए। दिक्कत यह थी कि बूढ़ा शूरवीर उसकी आवाज पहचान ही नहीं पाया। पहले तो वह सिहर उठा। क्या कोई और दुश्मन था जिस पर उसका ध्यान नहीं गया? इस अंधेरे में देखना वाकई बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी क्या उससे आभा का आभास नहीं होना चाहिए था? जो कोई भी बल का प्रयोग कर सकता था, उसके पास आंतरिक दृष्टि होनी चाहिए थी। यह एक पूर्वापेक्षा थी। हालांकि एक शूरवीर की आंतरिक दृष्टि जादूगर की तुलना में कमजोर होती थी। वैसे एक महान शूरवीर होने के नाते इस कप्तान की आंतरिक दृष्टि इतनी कमजोर कैसे हो सकती है कि वह अपने से कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़े किसी व्यक्ति को देख न पाए? यह असंभव था, जब तक ये शत्रु तो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। कप्तान को एक ठंडी सी ठंडक महसूस हुई। वह तो मरने के लिए तैयार ही था, लेकिन जिस दिशा में उसने उस युवा योद्धा को फेंका था, उसी दिशा में बाकी लोग भाग गए थे। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि इस राक्षस ने उन सबको पहले ही खत्म कर दिया था? और ऐसे में उसके बलिदान का क्या मतलब था? हालांकि जब वह निराश था, तब ऐसे शब्द बोले गए जिन्होंने उसे झकझोर दिया। आप कौन हैं? उस पल वह भयानक हंसी पूरी तरह थम गई। परछाई ने उस आवाज की ओर देखा जिसने उस युवा शूरवीर को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था, एक साधारण सी वजह से। उसने भी अब तक किसी और की आहट नहीं सुनी थी। धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी, तभी एक युवक स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। सोचिए, ये सभी प्रकाश तत्वीय चमक कलाएं वास्तव में काम आएंगी। वह आवाज अपने आप में बुदबुदाई, उसके शब्द ऊपर काले बादलों की गड़गड़ाहट के नीचे पूरी तरह से खो गए। #62 दानव भगवान मौग्रिय, क्या ये है? आओ मेरे भाले का स्वाद चखो। लियोनेल मुस्कुराया, उसके दांतों की सफेदी रात के आकाश के नीचे चमक रही थी। भाग रहा हूं। मेरी लड़ाकू शक्ति में अभी भी कमी है। लियोनेल अपने प्रदर्शन से थोड़ा असंतुष्ट था। सच तो यह है कि अगर वह चाहता तो दानवराज को पकड़ सकता था। असल समस्या ये थी कि उसे जो मिशन सौंपा गया था, वह इन भागे हुए लोगों को अपने साथ वापस लाना था। बड़े बैरक में लड़ाई को लगभग आधा महीना हो चुका था। जैसा कि लैंसलॉट को डर था, दानवों ने सचमुच बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया था। नतीजतन छोटे बैरकों के कई हिस्से पर कब्जा कर लिया गया था। इसके कारण इन छोटे बैरकों में तैनात शूरवीरों और जादूगरों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके कारण आज यहाँ ये स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक दानव राजा सचमुच उनका पीछा करने आया था। लियोनेल को समझ नहीं आ रहा था कि ये दानव राजा बस ऊब गया था या कोई और वजह थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई दानव राजा 30 या इतने लोगों के समूह का इस तरह पीछा क्यों कर रहा है। आखिर माजरा क्या था? लियोनेल ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि दोनों बूढ़े और जवान शूरवीर उसे अविश्वास भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें कैसा लगा कि वे चौंके ही नहीं। वे तो एक दानवराज की बात कर रहे थे। किसी को रोक पाने के लिए उससे लड़ना भी प्रभावशाली था, पीछे हटने पर मजबूर करना तो दूर की बात थी। लेकिन लियोनेल की बातों से लग रहा था कि वह इससे संतुष्ट नहीं था। चलो, मैं तुम्हें यहां से बाहर ले जाऊंगा। लियोनेल ने एक साधारण लकड़ी का भाला रख दिया और दोनों शूरवीरों के सामने खड़ा हो गया। हाँ, युवा शूरवीर किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहा। अपने कैप्टन की तुलना में वह और भी ज्यादा हैरान था। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले भी लियोनेल ने उसे पकड़ लिया था। सामान्य ज्ञान के अनुसार इतनी जोर से फेंके जाने और अचानक रुकने से अगर दोनों को नहीं तो कम से कम एक को तो चोट लगनी ही चाहिए थी। भले ही लियोनेल की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसे ऐसी चीज से चोट नहीं लग सकती थी, कम से कम उसे तो अकेले ही चोट लगनी चाहिए थी। फिर भी लियोनेल ने न सिर्फ बिना किसी परेशानी के अपनी गति पूरी तरह रोक ली, बल्कि दोनों में से किसी को भी चोट नहीं आई। उस पल उसे बस ऐसा लगा जैसे किसी हल्की सी शक्ति ने उसे घेर लिया हो। फिर वह रुक गया और जमीन पर आराम से लेट गया। ताकत की ऐसी सीमा, वह इसे समझ भी नहीं सका। ऐसे शूरवीरों की कोई सीमा नहीं थी जो उसकी गति को रोककर उसे बिना किसी चोट के छोड़ सकते थे। लेकिन ऐसा करते हुए उसे बिना किसी चोट के भी बचाए रखना, यहां तक कि उसका कैप्टन भी इन चीजों के सामने एक चींटी से अधिक कुछ नहीं था। युवा शूरवीर लियोनेल के पीछे पीछे चला, उसका मन बादलों में खोया हुआ था। कप्तान, आगे चल रहे शूरवीरों के एक समूह ने राहत की सांस ली जब उन्होंने अपने कप्तान को सुरक्षित लौटते देखा। लियोनेल पर कृतज्ञता भरी अनगिनत निगाहें टिक गईं। अभी समय नहीं है। लियोनेल ने उनके धन्यवाद को टाल दिया। बहुत मुमकिन है कि और भी दुश्मन आए। मैंने हमारे आसपास शांति कर दी है। तुम जो शोर मचा रहे हो उसकी परवाह मत करो, बस अपनी पूरी ताकत से भागो।
लियोनेल ने जल्दी से कहा। चुप्पी, क्या ये कोई गतिहीन मंत्र नहीं है? लेकिन जिस तरह से ये सीनियर इसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारा पीछा करेगा। ये कैसे मुमकिन है? युवा शूरवीर हक्का बक्का रह गया। हालांकि वह एक शूरवीर था, उसने पहले भी कई बार जादूगरों के साथ प्रशिक्षण लिया था। आखिरकार बैरकों की रक्षा के लिए शूरवीरों और जादूगरों को मिलकर काम करना जरूरी था। मौन जैसा एक सामान्य मंत्र जिसका इस्तेमाल कोई भी आधिकारिक जादूगर कर सकता था, वह निश्चित रूप से उससे परिचित था। लियोनेल ने समझाने की जहमत नहीं उठाई। उसकी आंतरिक दृष्टि पहले ही फैल चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि उसके पिछले अनुमान सही थे। ये दानवराज अपने ही क्रूर कारणों से अकेले इस समूह का पीछा कर रहा था, लेकिन अब जब लियोनेल यहां आ गया था तो वह अपने आदमियों के साथ फिर से इकट्ठा होने के लिए पीछे हट गया था। ये कहा जा सकता था कि असली पीछा अब शुरू हो रहा था। ट्रेस, तीर। हवा का एक तेज झोंका लियोनेल को घेर रहा था। जल्द ही एक हल्का नीला तीर उसकी हथेली पर मंडराता हुआ दिखाई दिया। अंधेरे में ये खास तौर पर आकर्षक लग रहा था, लेकिन यह इतना धुंधला भी था कि दूर से दिखाई नहीं दे रहा था। इस तीर का अनुसरण करो और तुम दूसरों से मिल सकोगे। इन शब्दों पर कैप्टन की अभिव्यक्ति बदल गई। लेकिन मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम शुरू में ही अलग हो गए थे ताकि तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो जाए। लेकिन अब तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर पियर्स अपनी सेना को तुम्हारे -19 छोटे बैरक के इलाके की ओर ले जा रहे हैं, इसलिए वे ज्यादा देर तक तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएंगे। मैं तो बस अग्रिम पंक्ति में हूं। कैप्टन की आंखें उनके छोटे से स्क्वाड्रन की आंखों के साथ चमक उठी। उन्हें लगा कि अब उनका काम तमाम हो गया, लेकिन अब उन्हें उम्मीद की किरण दिख रही थी। हालांकि उनमें से एक ऐसा भी था जो लियोनेल के हर शब्द से और भी ज्यादा हैरान होता जा रहा था, और वह व्यक्ति था वही युवा शूरवीर। ट्रेस, तीर। यह मंत्र तभी काम कर सकता है जब जादूगर मौजूद हो, लेकिन जिस तरह से सीनियर इसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे उन्हें यहां होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ट्रेस, एरो की सीमा भी अत्यंत सीमित है। ट्रेस, एरो एक टैंडम मंत्र था, यानी इसका एक साथी था। ट्रेस, टारगेट एक सील प्रकार का मंत्र था जिस पर ट्रेस, एरो निशाना साध सकता था। समस्या ये थी कि इस टैंडम स्पेल की अधिकतम सीमा 1 मील थी, लेकिन अलग हुए समूह के बीच की दूरी कम से कम 10 गुना ज्यादा थी, वरना अलग अलग दौड़ने का क्या मतलब था। युवा शूरवीर को एक क्षण के लिए भी विश्वास नहीं हुआ कि लियोनेल को यह बात पता नहीं थी। आखिर वह कौन है? उसी समय दूर से आती हुई कई मशालों की रोशनी ने रात के आसमान को रोशन कर दिया। अब जाओ, लियोनेल ने सख्ती से कहा। उसका बेफिक्र स्वभाव गायब हो गया था। सिर्फ एक दानव राजा का सामना करना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन लगभग 50 लोगों की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले दानव राजा का सामना करना बिल्कुल अलग बात थी। हालांकि लियोनेल इसी तरह की चुनौती चाहता था। अपने पीछे खड़े शूरवीरों की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना वह आगे बढ़ गया। उसके हाथ में एक अजीब सा भाला दिखाई दिया। ये लगभग 2 मीटर लंबा था, जो ऐसे हथियार के लिए सामान्य लंबाई है। हालांकि लियोनेल के स्पीयर पीक काले भाले से छोटा था। हालांकि यह असली विचित्रता नहीं थी। आमतौर पर भाले की धार हथियार की लंबाई का एक छोटा सा हिस्सा ही होती है, लेकिन ये भाला बिल्कुल अलग था। इसकी धार भाले की लंबाई का 1/3 थी। लियोनेल ने भाला लहराया, जिससे उसकी आंखों की पुतलियां पर चमकती आंखें पड़ गईं। उस क्षण उसकी दृष्टि और आंतरिक दृष्टि एक दूसरे पर आरोपित हो गई, जिससे उसे उस रात जंगल में घटित होने वाली हर चीज का स्पष्ट दृश्य प्राप्त हुआ। उसकी निगाहें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। उसका स्वप्न दृश्य बिजली की चमक से चमक उठा, क्योंकि भाले की अनेक शैलियां उसके मन में एक साथ आने लगीं। जे 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 मैं इंसानों को कभी समझ नहीं पाया, वे हमेशा ऐसी ही मूर्खतापूर्ण चीजें करते रहते हैं। मौर्य थोड़ा स्तब्ध रह गया जब उसने देखा कि लियोनेल उसकी ओर दौड़ रहा है। लियोनेल के हाथों उसे कुछ कम नुकसान नहीं हुआ था, उसे मौत की आहट भी महसूस हुई थी। अगर ये लड़का युद्ध में इतना अनुभवहीन न होता और युद्ध के माहौल का ठीक से अंदाजा न लगाता, तो उसकी यही मौत हो जाती। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लियोनेल उसके तैयार होने के बाद भी दौड़ता हुआ वापस आएगा। वह पहले उदास था, ये सोचकर कि वह लियोनेल का पता कब का खो चुका होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आखिरकार उसे बदला लेने का मौका मिलेगा। दीवार। जब मौर्य को एहसास हुआ कि लियोनेल ने अपने कदम भी नहीं रोके हैं, तो वह गंभीर हो गया। उसका लियोनेल से सीधे भिड़ने का कोई इरादा नहीं था। मौर्य की प्रतिक्रिया को डर समझने की भूल न करें।
आखिरकार वह एक तीरंदाजा था। ये स्वाभाविक ही था कि लियोनेल उसे नजदीकी मुकाबले में हार का सामना करने पर मजबूर कर सकता था। अब जब वह तैयार था तो उसे लिनोएल की लाश लगभग दिखाई दे ही गई थी। इस #62 रैंक वाले दानव भगवान को यह नहीं पता था कि जहां वह लियोनेल को आसान शिकार के रूप में देखता था, वहीं लियोनेल उसे एक लड़ाकू डमी के रूप में देखता था जो उसके कौशल को निखारने में मदद करने के लिए तैयार था। जहां दूसरे लोग इस जगह सिर्फ परछाइयां ही देख पा रहे थे, लियोनेल को अपने मन में सब कुछ बखूबी दिखाई दे रहा था। वह परछाई जैसे मौग्रिया को चुपके से अपना धनुष खींचते हुए देख सकता था, वह ढालधारी योद्धाओं की अग्रिम पंक्ति को अपना रास्ता रोकते हुए देख सकता था, यहाँ तक कि जमीन पर रेंगते काले कीड़ों को भी देख सकता था। उसकी नज़र से कुछ भी नहीं छूटा। लियोनेल की ताकत खिल उठी। टकराना। 7 ढाल योद्धा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, अपनी मीनार की ढालें जमीन पर पटककर लियोनेल का आगे का रास्ता रोक रहे थे। इस क्षण ये स्पष्ट हो गया कि मौग्रिया को भाग रहे अन्य योद्धाओं की कोई परवाह नहीं थी। एक लियोनेल को मारना ऐसे 1000 शूरवीरों को मारने से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। लियोनेल की यादें ताज़ा हो गईं। अपने मन में उसने एक वीर पुरुष की कल्पना की जिसके बाल गहरे सुनहरे थे और उसके चेहरे और जबड़े पर शेर के याल की तरह लहरा रहे थे। उसने भारी कांसे का कवच पहना हुआ था, उसके हर कदम से धरती कांप उठती थी। उसका भारी भाला अपनी ही धार के भार से झुक जाता था, जिससे उसका ऊपरी भाग असाधारण रूप से भारी हो जाता था। फिर भी उस वीर पुरुष ने उसे एक ही हाथ से फैलाया और अपनी मजबूत कलाइयों से उसका पूरा भार सहन किया। लियोनेल उस आदमी के रौबदार आभामंडल को भांप गया। अगर वह हजारों की सेना के सामने अकेला भी खड़ा हो तो भी वह हंसी मजाक के साथ उसका सामना करेगा। जब यह आदमी चलता था तो धरती हिलती थी। जब यह हंसता था तो बादल छट जाते थे। जब यह हमला करता था तो आसमान फट जाता था। लियोनेल की पीठ मुड़ गई, उसकी छवि और उसके मन में उस आदमी की छवि एक हो गई। उसकी नसें रात के आकाश में गूंज उठीं। मौग्रिया को अपना पहला तीर वापस खींचने का भी समय नहीं मिला। धमाका। लियोनेल के शरीर और भाले ने हवा में एक रेखा खींच दी। एक पल के लिए उनकी गति एक हो गई। यह एक बार फिर एक भेदन था। हालांकि आदिम स्त्री की फड़फड़ाती गति के सामने ये भेदन अदम्य था। मानो यह अपने सामने आने वाली किसी भी बाधा को चीर देगा, किसी देवता की शक्ति के आगे भी नहीं रुकेगा। लियोनेल के भाले की नोक मध्य टॉवर की ढाल में जा लगी। मानो इसे किसी तोप के गोले से मारा गया हो या किसी विशालकाय हथियार से घूंसा मारा गया हो, इसके केंद्र में एक बड़ा गड्ढा बन गया। ढाल योद्धा दर्द से चीख उठा जब उसने महसूस किया कि उसकी मीनार ढाल को सहारा देने वाला हाथ विकृत धातु से टकराकर मुड़ गया है। ऐसा लग रहा था मानो उसका हाथ अर्धगोले में ढल गया हो और पूरी तरह से चूर्ण चूर्ण हो गया हो। ढाल योद्धाओं के बीच एक दरार सी पड़ गई क्योंकि उनका साथी सैनिक उड़ गया। बैरल से निकलती गोली की तरह वह रात की हवा को चीरता हुआ मौग्रिया के बगल में खड़े रिजर्व योद्धाओं पर टूट पड़ा। इस सदमे के बावजूद मौग्रिया अभी भी एक दानव राजा था। जब उसने देखा कि स्थिति खराब है तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक के बाद एक 3 तीर छोड़ दिए। हालांकि लियोनेल को सबसे कम डर उन प्रक्षेपियों से था जिनकी दिशा पहले से तय हो। युद्ध का मैदान उसके मन में बसता था। मौग्रिया के पहला तीर छोड़ने से पहले ही लियोनेल को पता था कि वह कहाँ गिरेगा। मानो वह कोई भूत हो, लियोनेल सरल कदमों से दूर चला गया। उसकी यादें एक बार फिर ताज़ा हो गईं। उसने एक हटे कट्टे नैन नक्श वाली औरत को देखा। हालांकि वह सबसे खूबसूरत नहीं थी, फिर भी उसमें एक ऐसा आकर्षण था जो मर्दों के दिलों पर छा जाता था। लेकिन उसके हाथ में एक ऐसा भाला भी था जो मर्दों के दिलों पर कब्जा कर लेता था। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसके दुश्मनों को मरने से पहले जो आखिरी चीज महसूस हुई वह दर्द नहीं था, न ही उसकी आकृति थी, बल्कि उसके लहराते बालों की खुशबू थी। सेब की एक गहरी खुशबू। ये लियोनेल की इंद्रियों पर बार बार आघात कर रही थी, मानो वह इस समय उसके सामने ही हो। उसका भाला पंख जितना हल्का और चाबुक जितना लचीला था। वह एक विचार से जीवन काटती थी और बिना किसी रुकावट के दुनिया भर में यात्रा करती थी। आखिरी भाले से बचते ही लियोनेल का पैर का अंगूठा हल्के से जमीन पर आ गिरा। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वो पत्ते की तरह जमीन पर गिर जाएगा, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गया। उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। उसका शरीर एक तीर की तरह आगे की ओर बढ़ा और मौग्रिया के सामने सुरक्षा रेखा के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने भाले को अपने शरीर से सटाकर उसे क्षैतिज रूप से बाहर निकाल दिया। उसका भाला किसी शक्तिशाली जानवर की कोड़े मारने वाली पूंछ जैसा हो गया। उसने हवा में खून की एक धारा छोड़ी, कमर से आधा दर्जन राक्षसों को चीर डाला।
ऐसा नरसंहार लियोनेल ने भी पहले कभी नहीं देखा था। पहले वह हमेशा अपने विरोधियों को एक साधारण छेद से ही मार देता था। खून बहुत कम निकलता था और घाव भी छोटा होता था। यह उस समय उसके पास मौजूद भाले का सबसे शक्तिशाली प्रहार था। इसकी असाधारण रूप से लंबी धार जानबूझकर इसी उद्देश्य के लिए डिजाइन की गई थी। और अब उसके सामने मौग्रिया के अलावा कोई नहीं था। मौग्रिया ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। मौत के सामने अपने फन के नीचे छिपे उसके चेहरे का भाव शांत बना रहा। दानवों के राजा कोई मछली नहीं थे जो आसानी से कट जाएं। लियोनेल ने चाहे कितना भी सुधार किया हो, ऐसे किरदार के साथ इतनी लापरवाही से पेश आना काफी नहीं था, खासकर तब जब गोर्गो से उसकी लड़ाई को सिर्फ आधा महीना ही बीता था। धनुष की डोरी के लगातार खींचने और छूटने की झंझनाहट से लियोनेल के कान फड़कने लगे। मौग्रिया की हरकतें इतनी तेज थीं कि लियोनेल की आंखें अपनी जादूगरनी कला के सहारे भी उसका सामना नहीं कर पा रही थीं। दोनों के बीच की दूरी सिर्फ 10 मीटर थी। इतनी दूरी पर तीरों की पूरी बौछार झेलने पर किसी और की मौत पक्की थी। लेकिन हालांकि लियोनेल की आंखें साथ नहीं दे पा रही थीं, इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी आंतरिक दृष्टि भी उसी स्थिति में थी। मौग्रिया के तीरों का प्रक्षेप पथ उसके दिमाग में पहले ही प्रक्षेपित हो चुका था। जब लियोनेल आसानी से बच निकलने वाला था तो उसके चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वह गलत साबित हुई। यद्यपि ये केवल कुछ सेंटीमीटर का अंतर था, लेकिन कुल मिलाकर परिणाम उनकी अपेक्षा से बहुत भिन्न होगा। लियोनेल का खून खौल उठा और उसकी रीढ़ ठंडी पड़ गई। ऐसी खतरनाक स्थिति में वह अधिक एकाग्र हो गया। उसकी सोचने की गति इतनी तेज हो गई कि समय धीमा लगने लगा। एक क्षण में लियोनेल ने अपने पास उपलब्ध सभी संभावित प्रत्युपायों पर विचार किया और सर्वोत्तम प्रतिक्रिया दी। टकराना। उसका पैर जमीन पर जोर से टकराया, उसके चारों ओर हवा का एक झोंका और दमनकारी आत्मा का दबाव उमड़ पड़ा। मिट्टी की दीवार, परत कला, कठोर डॉट। इतनी जल्दी जादू करना नामुमकिन था, लियोनेल के लिए भी नहीं। 10 मीटर पार करने वाला तीर पलक झपकते ही लग जाता था, लेकिन लियोनेल की सबसे तेज तीरंदाजी भी पूरे 1 सेकंड में निकल जाती थी। हालांकि तभी लियोनेल का ड्रीमस्केप चमक उठा, जिससे बिजली की एक शाखा बाहर निकल आई। इस सब के मूल में एक किताब थी, एक जादूगर की युद्ध भावना को बढ़ावा देना। दरअसल ये सिर्फ किताब नहीं थी, बल्कि आत्मिक दबाव के तूफान शीर्षक से एक विशिष्ट अध्याय था। ऐसी कई चीजें थीं जो किसी जादूगर की जादू टोने की क्षमता को प्रभावित कर सकती थीं। वातावरण के आधार पर अनगिनत चर थे। ऐसा ही एक चर तथाकथित स्पिरिट प्रेशर स्टॉम्प था। जब उच्च स्तरीय जादूगर कला का प्रयोग किया जाता था तो ये बल को अभिसरित कर देता था, बल्कि उच्च सांद्रता इसे नियंत्रित करना और भी कठिन बना देती थी, खासकर जब सांद्रता उस बल के विपरीत प्रकार की होती थी जिसका आप उपयोग करने का प्रयास कर रहे थे। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा अग्नि तत्व जादू का प्रयोग करने के ठीक बाद बड़े पैमाने पर जल तत्व जादू का प्रयोग करना कई डिग्री अधिक कठिन था। यदि मौग्रिया के तीर लियोनेल के पूर्वानुमानित प्रक्षेप पथ पर नहीं थे तो इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण था, उन्होंने उनकी उड़ान को नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग किया था। यदि लियोनेल ने इसका लाभ उठाया और स्पिरिट प्रेशर स्टॉर्म की अवधारणाओं को यहां लागू किया, तो वह मौग्रिया के नियंत्रण को बाधित कर सकता था। शू। लियोनेल ने ठंडी सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि 2 तीर उसके कंधे की त्वचा को चीर रहे हैं। एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने आखिरी वाले को पीछे छोड़ दिया और दूरी कम करना जारी रखा। मौग्रिया की अभिव्यक्ति बदल गई। पहले तो लियोनेल की प्रतिक्रिया देखकर उसे हंसी आ गई। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ था कि लियोनेल एक जादूगर था, लेकिन एक पल बाद वह मन ही मन हंस पड़ा। भला वह हंसता कैसे न? लियोनेल ने एक साथ 3 अलग अलग मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। यहां तक कि सबसे कमजोर हॉर्डन को भी एक अनुभवी जादूगर को 2 सेकंड में ही जाप करना चाहिए था। और भी बुरी बात यह थी कि क्लेयरिंग आर्ट्स एक उच्च स्तरीय सहायक जादूगर कला थी जो मंत्रों को एक साथ जोड़कर उनकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देती थी। लेयरिंग आर्ट्स को अकेले ही डालने में एक प्रतिभाशाली मैगस को 10 सेकंड से ज्यादा का समय लगता। ऐसे में लियोनेल का मरना तय था। मौग्रिया ने सोचा था कि लियोनेल एक प्रतिभाशाली मूर्ख है जिसे युद्ध का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन इस स्थिति ने उसकी दुनिया को पूरी तरह से उलट दिया। लियोनेल ने अपना आखिरी तीर चूकने के तुरंत बाद ही अपनी कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। ये बात उसे पूरी तरह से बता गई। इस सच्चाई ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। एक दानव राजा और युद्ध क्षेत्र के अनुभवी होने के नाते वह स्पष्ट रूप से जानता था कि बल के उच्च उतार चढ़ाव तकनीकों को बाधित कर देंगे, लेकिन उसने पहली बार किसी को युद्ध में इसका प्रयोग करते देखा था।
मोग्रिया के चेहरे के भाव बदल गए। लियोनेल की बेवकूफ़ी भरी कोशिश देखकर उसने अपनी सतर्कता कम कर दी थी। वह एक शानदार तमाशा देखने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब उसे और तीर चलाने थे, जबकि लियोनेल ने उनके बीच की दूरी आधी कर दी थी। मेरे नाथ, मोग्रिया के मृत्यु रक्षक उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। अगर मैं फिर से रुका तो उसके पास संभलने और मुझे और तीरों से परेशान करने का समय होगा। अगर मैं उसके तीरों की दिशा नहीं समझ पाया तो इतनी नज़दीकी से बचना बहुत मुश्किल होगा। इस बिंदु तक सोचते हुए लियोनेल ने पहले ही निर्णय ले लिया था। वह चाहे यहाँ अपने भाला कौशल को संयमित करना चाहता था, लेकिन यह उपयुक्त अवसर नहीं था। वह फिर आगे बढ़ा। उसके कदमों के साथ धरती के कंपन ने उसके आसपास के राक्षसों को ऐसा महसूस कराया मानो दुनिया ढह रही हो। लियोनेल का आत्मिक दबाव उसके पैरों के नीचे की धरती में उमड़ पड़ा। असंभव। मोग्रिया का चेहरा गंभीर हो गया। वह पहले लियोनेल पर हंसी उड़ाने में इतना व्यस्त था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि यह लड़का असल में धरती से सीधे छेड़छाड़ कर रहा था। आमतौर पर जादूगर वायुमंडल से मुक्त तत्वों को खींच लेते थे। पहले से मौजूद तत्वों का इस्तेमाल करना सीधे अपने तत्व बनाने की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल था और इसके लिए कहीं ज्यादा आत्मिक दबाव की जरूरत होती थी, भले ही यह सुनने में विरोधाभासी लगे। जो जादूगर प्राकृतिक अवस्था में तत्वों को नियंत्रित कर सकते थे, उन्हें बच्चों के बीच भी पसंद किया जाता था। उनके और सामान्य जादूगरों के बीच का अंतर साफ पानी और कीचड़ के बीच के अंतर जैसा था। इसके अलावा अगर कोई पृथ्वी का जादूगर ऐसा कर सकता है तो वह उन सभी योद्धाओं के लिए अभिशाप बन जाएगा जो उसे अपना दुश्मन कहते हैं। वजह साफ थी। हर जगह पानी, आग या तेज हवाएं नहीं होती, लेकिन जहां भी इंसान होंगे वहां धरती होगी। मिट्टी का ज्वार। लियोनेल को जादूगरनी की कला पूरी तरह से बनाने की भी जरूरत नहीं थी। उसे किसी ऊंची लहर की भी जरूरत नहीं थी। उसे बस कुछ ऐसा चाहिए था जो मोग्रिया के आदमियों को तुरंत रोक सके। और उसे ठीक वही मिला। जमीन एक छोटी सी पहाड़ी की तरह उभरी। यह मुश्किल से आधा मीटर ऊंची थी और आमतौर पर किसी भी काम के लिए पर्याप्त नहीं होती। लेकिन लियोनेल को ठीक यही चाहिए था। एक क्षण में लियोनेल मोग्रिया के सामने प्रकट हो गया। उसका भाला आकाश से अविचल गति से नीचे उतर रहा था। मोग्रिया सदमे में चिल्लाया और रोकने के लिए अपना धनुष हवा में उठा लिया। उसके पास बस इतना ही था, और क्या इस्तेमाल कर सकता था। कोई सोच सकता है कि भाले के सामने धनुष एक सेकंड भी नहीं टिकेगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। लियोनेल को बस एक तेज आवाज की जरूरत थी, तभी पता चला कि मोग्रिया ने सफलतापूर्वक रास्ता रोक दिया है। लेकिन तो क्या हुआ? लियोनेल ने अपनी गति बढ़ाने के लिए नीचे की ओर वार किया और अगले वार में अभ्यास से सहजता से आगे बढ़ा। हालांकि इसमें अभी भी एक सच्चे भाला विजेता जैसी शान नहीं थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि लियोनेल हर दिन छलांग दर छलांग सुधार कर रहा था। मोग्रिया ने घुरघुराते हुए कहा, वो तो बस एक धनुर्धर था, वह लियोनेल की ताकत का मुकाबला कैसे कर सकता था? उसकी प्रसिद्धि का कारण उसकी अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की विशेष दूरगतिज क्षमता थी, जो उसे लॉर्ड मोड्रेड ने दी थी। उसके पास दूसरे राक्षसों जैसा मजबूत शरीर नहीं था। वह बस पहले वार से बचकर ही खुश था। बदकिस्मती से उसका शरीर तो कमजोर था ही, उसकी नजदीकी लड़ाई और भी कमजोर थी। उसे अभी कुछ समझ ही नहीं आया था कि उसकी कमर में तेज दर्द उठा। मोग्रिया को अपनी नसों में दर्द का एहसास हुआ। यह उसके जीवन का अब तक का सबसे भयानक दर्द था। उसे हल्के से एहसास हुआ कि जब उसका दर्द इस हद तक पहुंच गया कि उसकी जिंदगी सचमुच खत्म हो गई। वह लियोनेल की भौहें चढ़ी हुई आकृति के सामने जमीन पर गिर पड़ा और उठने की ताकत नहीं जुटा सका। मैं उसे पूरी तरह से आधा नहीं काट पाया। या तो मेरी ताकत अभी कमजोर है या मेरी तकनीक अभी पूरी तरह से सही नहीं है। लियोनेल केवल मोग्रिया की कमर को आधा ही काट पाया था और वह परिणाम से निराश प्रतीत हुआ, जिससे उसके आसपास के राक्षस भय से कांप उठे। लियोनेल ने गहरी सांस ली। वह अपने मेटल सिनर्जी रून्स का इस्तेमाल किए बिना ही एक दानव भगवान को मारने में कामयाब रहा। इसे एक सुधार माना जा सकता है, लेकिन फिर भी वह इस नतीजे से खुश नहीं था। उसे लगा कि आधे महीने पहले तक मोग्रिया से निपटना उसके लिए कोई समस्या नहीं होती। मैं ये सभी भाला तकनीकें सीख रहा हूं, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से एक साथ जोड़ना बहुत कठिन है। मुझे एक नई दिशा की आवश्यकता है। अपनी सांसें स्थिर करने के बाद लियोनेल ने ऊपर देखा तो बाकी राक्षस उससे धीरे धीरे दूर जा रहे थे। साफ था कि अगर उन्हें इस बात का डर न होता कि लियोनेल उनकी पीठ में छुरा घोंप देगा, तो वे कब के मुड़कर भाग गए होते। वे सभी अनुभवी योद्धा थे।
वे जानते थे कि ताकत में इतनी बड़ी असमानता के साथ, और खासकर क्योंकि लियोनेल एक जादूगर था, अगर वे एकजुट नहीं हुए तो उनका खात्मा हो जाएगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लियोनेल उनके साथ कुछ भी करेगा। यहां तक कि जब तक उनमें से पहला भाग नहीं गया, उसने एक उंगली भी नहीं उठाई। लियोनेल के मन में ऐसी लड़ाई में उतरने का कोई फायदा नहीं था। बिना नेता के ये राक्षस पीछा जारी रखने के लिए संगठित नहीं हो पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा वे किसी दूसरे दानव राजा के साथ फिर से संगठित हो पाएंगे। लेकिन तब तक सर पियर्स अपनी जगह पर पहुंच चुके होंगे और चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। इतने सारे दुश्मनों से अकेले लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डालने के बजाय उनके डर का फायदा उठाकर उन्हें भागने देना ही बेहतर था। लियोनेल कोई अजेय देवता नहीं था। लगभग 50 दुश्मनों से अकेले लड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। हालांकि फ्रांस जोन में उसके पास इससे भी बढ़कर कारनामे थे, लेकिन ये याद रखना जरूरी था कि वे बिना किसी विशेष योग्यता वाले सामान्य इंसान थे। लियोनेल इस जगह अपनी जान से इस तरह खिलवाड़ नहीं करेगा। लियोनेल आगे झुका और माउग्रिया द्वारा गिराया गया धनुष उठा लिया। ओह! लियोनेल दंग रह गया। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। धनुष में एक चिकनापन था जो लियोनेल को पॉलिश किए हुए स्टेनलेस स्टील की याद दिलाता था। हालांकि यह अजीब तरह से काला और छूने में खुरदुरा था, लगभग सैंडपेपर जैसा। लेकिन लियोनेल को इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई। असल में उसे जो बात चौंका रही थी वह थी धनुष का भारीपन। उसका वजन कम से कम 50 पाउंड था और यह उसके काले भाले के वजन का लगभग आधा था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मौगिया के इतनी तेजी से गोली चलाने और पुनः लोड करने में सक्षम होने का एक बड़ा कारण यह था कि उसने धनुष की डोरी को बहुत पीछे नहीं खींचा था। लियोनेल ने मन ही मन उस युद्ध को दोहराया। उसे साफ याद था कि लबादे में छिपे दानवराज की गोलीबारी लगभग उंगली हिलाने जैसी थी। युद्ध की गर्मी में लियोनेल ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन अब जब उसके पास समय था तो उसे एहसास हुआ कि इसका एकमात्र कारण ये होगा कि यह धनुष इतना शक्तिशाली था। इतने कम खिंचाव से भी इसमें इतनी शक्ति हो सकती है। लियोनेल हमेशा से ही लंबी दूरी के हथियारों के साथ अच्छा खेलता था। सच कहूं तो शायद यही एक बड़ी वजह थी कि उसके जीन असेसमेंट ने उसे एक स्टार क्वार्टरबैक बना दिया था। वह लक्ष्य के इरादों को भांपने और उसकी दिशा में फेंके गए थ्रो को सटीक रूप से पहचानने में बहुत अच्छा था। अपनी इस क्षमता के विकसित होने के बाद वह इसमें और भी बेहतर होता गया। लियोनेल ने अपने पहले दूरी वाले हथियार के रूप में एटलटल को इसलिए चुना क्योंकि इसे फेंकने की गति वही थी जिसका वह आदी था। उसके बाद उसका पहला हथियार एक जोड़ी पिस्तौलें थी, लेकिन उसकी ताकत उन लंबी नली वाली पिस्तौलों से इतनी कमजोर हो गई थी कि अब वह युद्ध में उनका इस्तेमाल बहुत कम करता था। इसमें कोई मदद नहीं थी। शुरुआत में वे ज्यादा से ज्यादा सी या बी ग्रेड के खजाने थे और उसे बार बार उनके नोजल की मरम्मत करना पसंद नहीं था। लियोनेल ने पहले कभी अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता को धनुष बाण से बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब जब उसने सोचा तो उसे एहसास हुआ कि यह कोई बुरा विचार नहीं था। एक तीर हमेशा उसकी फेंकी हुई चीज से ज्यादा दूर तक जा सकता था। हालांकि इसकी वजह से थोड़ा लचीलापन कम हुआ, लेकिन ये देखते हुए कि यह धनुष सिर्फ एक उंगली के झटके से कितना शक्तिशाली हो सकता है, ये फिर भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। शायद मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। अगर मैं इसे इस जोन से बाहर भी नहीं ले जा पाऊंगा तो भी चूंकि मैं यहाँ इतने लंबे समय तक रहूंगा, ये फिर भी किसी न किसी काम आएगा। लियोनेल ने अपना भाला रख दिया और धनुष की डोरी का परीक्षण किया। लियोनेल ने ठंडी सांस ली। उसे उस पल एहसास हुआ कि अगर उसने तुरंत प्रतिक्रिया न दी होती तो उसकी उंगलियां कट जाती। ये धनुष की डोरी इतनी तेज क्यों थी? उद्धरण बात यह नहीं है कि यह तेज है, बल्कि यह है कि इसे खींचने में इतनी ताकत लगती है कि यह मेरी उंगलियों पर बहुत अधिक दबाव डालती है। लेकिन अगर ऐसा है तो इतना कमजोर दानव भगवान इसे कैसे खींच सकता है? लियोनेल ने मौर्य की लाश को पलटा और उसके हाथों की जांच की। जल्द ही उसे सब समझ आ गया। सबसे पहले मौर्य के हाथ असाधारण रूप से मजबूत कपड़े से बने मोटे दस्तानों में ढके हुए थे। इतना ही नहीं, वे इतने मोटे भी थे कि ऐसा लग रहा था मानो उनके हाथ की जगह पंजे हों। हालांकि इसके बावजूद लियोनेल को मौर्य की तर्जनी और अनामिका पर गहरे निशान दिखाई दे रहे थे। ये स्पष्ट था कि मौर्य शायद इन दस्तानों को अक्सर बदलता रहता था। उसकी उंगलियों पर भी बहुत अधिक बल केंद्रित है। यह इन कारकों का संयोजन है जिसने उसे ऐसा करने की अनुमति दी। लियोनेल ने मन बना लिया।
वह अभी भी एक फोर्स क्राफ्टर था, हालांकि हाल ही में उसे कोई नया क्राफ्ट डिजाइन करने का समय नहीं मिला था। लेकिन बॉर्डर पर उसने जो पद संभाला था उससे उसे काफी लचीलापन मिला और उसे देखने वालों की संख्या भी कम हो गई। वह निश्चित रूप से इससे बेहतर कुछ बना सकता था। अपना मन बनाने के बाद लियोनेल ने मोग्रिया का स्पेटियल ब्रेस उतार दिया। यह उसकी बाह के लगभग आधे हिस्से को ढकता था और उसके अंदर कुल 6 छोटे छोटे स्पेशियल स्पेस थे, जिनमें से 5 में तरह तरह के तीर भरे हुए थे और आखिरी में तरह तरह की चीजें थीं। ओह! आखिरी जगह में किसी चीज ने लियोनेल का ध्यान खींचा। उसने जल्दी से उसे बाहर निकाल दिया। वह वस्तु एक क्रिस्टल थी जो लियोनेल को मैजिक आर्ट टॉवर में देखे गए क्रिस्टल की बहुत याद दिलाती थी। उसमें मन लगाने के बाद उसे ठीक वही मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। या बिल्कुल नहीं। मलिन की सर्वश्रेष्ठता, बोमन किंग। किसकी प्रतीक्षा? लियोनेल दंग रह गया। ये तीसरी बार था जब वह मलिन का नाम इतने महत्वपूर्ण माहौल में देख रहा था। हालांकि मैज अकादमी लाइब्रेरी में उसके बारे में कुछ किंवदंतियां थीं, लियोनेल ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे किताबें बहुत निम्न स्तर की थीं। उनमें दी गई जानकारी लगभग परीक्षा जैसी थी। हालांकि अब चीजें थोड़ी अलग थीं। लियोनेल ने अपना नाम पहली बार जोन में प्रवेश करने के बाद देखा था। जाहिर है, ये बातें उसके अतीत में की गई एक भविष्यवाणी से जुड़ी थीं। दूसरी बार उसने इसे तब देखा जब वह इस पौराणिक क्षेत्र में दाखिल हुआ। एक बार फिर, यह मलिन द्वारा अतीत में की गई एक भविष्यवाणी से संबंधित था। यह तीसरी बार था जब लियोनेल ने इस नाम को आश्चर्यजनक रूप से देखा था। ये कहा जा सकता है कि यह आखिरी चीज थी जिसकी उसे उम्मीद थी। साथ ही लियोनेल को आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी विरासत के बावजूद मोग्रिया इतना कमजोर क्यों है। 60 के दशक के दानवों में उसकी गिनती कैसे हो सकती है। लेकिन एक पल सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि शायद चीजों को देखने का ये नजरिया गलत है। ये बहुत संभव है कि पूर्व मोग्रिया अपने जीवन काल में कभी भी दानव प्रभु बनने के योग्य नहीं था, जब तक कि उसे यह विरासत नहीं मिल गई। अगर लियोनेल इस तरह से चीजों को देखता तो ये बहुत संभव था। अगर लियोनेल इसे एक कदम आगे ले जाता तो उसे याद रखना पड़ता कि मलिन मानव जगत का नायक था, दानव जगत का नहीं। दानवों के लिए तो वह एक बड़ा दुश्मन होना चाहिए था। आखिरकार राजा आर्थ के उत्थान के लिए वही जिम्मेदार था। चूंकि ऐसा था तो ऐसी विरासत शायद राक्षसों के लिए शुरू से ही उपयुक्त न रही होगी। अगर ऐसा था तो मोग्रिया का इस क्रिस्टल के साथ इतना आगे बढ़ना ही इस बात का प्रमाण था कि इस क्रिस्टल में विरासत कितनी खास थी। बहुत खूब। लियोनेल को लगा जैसे क्रिस्टल एक बिल्कुल नई दुनिया है। मैजिक आर्ट टॉवर के क्रिस्टलों के विपरीत, जिनमें केवल एक ही जादूगरनी कला होती थी, ये क्रिस्टल कई परतों में बटा हुआ था और हर परत में धनुर्धर के मार्ग का एक अलग सत्य छिपा था। इसमें दृष्टि बढ़ाने, उड़ते हुए तीर की गति बढ़ाने के लिए मंत्र थे तथा शूरवीरों और जादूगरों के लिए ध्यान तकनीकें भी थीं। इस पौराणिक क्षेत्र की सभी ध्यान तकनीकों का एक ही उद्देश्य था, शक्ति को क्रिस्टलीकृत करना। या यूं कहें कि जिसे इस क्षेत्र के लोग आत्मिक दबाव या आंतरिक शक्ति कहते थे। आत्मा दबाव ध्यान तकनीकें व्यक्ति के इथरियल ग्लेबेला में आत्मिक शक्ति को संकुचित करती हैं। आंतरिक शक्ति ध्यान तकनीकें व्यक्ति के बल नोड्स के भीतर शक्ति को संकुचित करती हैं। ध्यान तकनीकों की कोई सीमाएं नहीं थीं, साधना के किसी भी चरण में इनका प्रयोग किया जा सकता था। इसलिए लियोनेल के लिए देर से शुरू करना कोई समस्या नहीं थी। हालांकि ध्यान तकनीकों में गुणवत्ता के स्पष्ट स्तर थे। कुछ तकनीकें संपीड़न की क्षमता में उत्कृष्ट थीं और कुछ संपीड़न की गति में, लेकिन दोनों ही तकनीकों को पूर्णता से करने वाली तकनीकें दुर्लभ थीं। मैज अकादमी ने कई तरह की ध्यान तकनीकें सिखाईं। दरअसल लियोनेल के स्वप्नलोक में उस समय दर्जनों तकनीकें थीं। इसी वजह से वह देख पाया कि मलिन की ध्यान तकनीक अब तक उसने जो भी देखा था उससे कहीं बढ़कर थी। ये तारों की शक्ति खींचता है। कैसी अद्भुत ध्यान तकनीक है। लियोनेल को लगा कि यह ध्यान तकनीक उसके साथ गहरे स्तर पर जुड़ रही है। उसे लगा कि शायद तारों की यह तथाकथित शक्ति उसके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। शायद यही कारण था कि उनके वंश का नाम स्ट्रोई स्टार उल्लू रखा गया था। हालांकि लियोनेल को तुरंत यह समझ नहीं आया। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह मूर्ख था या उसके सपनों की दुनिया में अभी भी कुछ कमी थी, हालांकि शायद बाद वाला कारण भी कुछ हद तक यही था, बल्कि इसलिए कि वह आधुनिक युग का आदमी था। पिछड़े मध्यकालीन युग जैसे स्थानों के लोगों के लिए तारे रहस्यमय जीव थे और कभी कभी तो देवता भी उन पर नजर रखते थे। लेकिन लियोनेल के लिए वे जलती हुई गैस के विशाल गोले थे। उनमें क्या खास बात हो सकती है?
हालांकि लियोनेल में यह अंतर्निहित पूर्वाग्रह कूट कूट कर भरा था, वह ये भी जानता था कि इस दुनिया में आने वाली कोई भी तकनीक असली होगी। उसे ये भी स्वीकार करना पड़ा कि इस नई दुनिया में, जहां तीसरे आयाम से भी ऊपर के आयाम थे और ऐसी क्षमताएं थीं जिनकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था, उसके लिए अपने सीमित ज्ञान के साथ हर चीज को समेटने की कोशिश करना उचित नहीं था। मेरा मुख्य ध्यान अब भी भाले पर ही रहेगा, लेकिन इसमें बहुत सी उपयोगी चीजें भी हैं। चूंकि मैं धनुष चलाने में माहिर हूं, इसलिए इसे देखने में कोई हर्ज नहीं। ये सोचकर लियोनेल वापस चलने लगा, अपनी उंगलियों के लिए एक सुरक्षा कवच बनाने की योजना बना रहा था। वह चाहता था कि वह हल्का हो और उसके भाला चलाने में भी बाधा न डाले। अगर यह उसके तीरों में भी कुछ खास गुण जोड़ सके तो अच्छा रहेगा। लियोनेल चलते चलते अपने सपनों की दुनिया में दर्जनों संभावित योजनाएं बना रहा था। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, वह राख के जंगल से बाहर निकल चुका था और उसके सामने सर पीएस के नेतृत्व वाली एक सेना खड़ी थी। सर पीएस अपने घोड़े पर बैठे थे, उनकी सांप जैसी आंखें लियोनेल को उत्सुकता से देख रही थीं। उद्धरण चिन्ह ... दानव भगवान मौर्य मर चुका है। लियोनेल ने पीएस के मृत्यु रक्षकों की चकित निगाहों के सामने अपनी रिपोर्ट पूरी की। पीएस की आंखें सिकुड़ गईं। उसने लियोनेल को काफी देर तक ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन उसे उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी। लियोनेल ज्यादा थका हुआ भी नहीं लग रहा था। पिछले एक महीने में राक्षसों की हरकतें और भी ज्यादा आक्रामक होती जा रही थीं। ये कहा जा सकता है कि मानव और दानवों के बीच संघर्षों की संख्या भी तेजी से बढ़ी। फिर भी इस पूरे समय में गिरे हुए उच्च स्तरीय आंकड़ों की संख्या 0 थी, सिवाय उन 2 दानव राजाओं को छोड़कर जो लियोनेल के हाथों मारे गए थे। सच तो ये था कि राक्षस बहुत ज्यादा थे। कई दानव सेनापति थे जो क्षमता और ताकत में दानव सरदारों से टक्कर लेते थे, लेकिन 66 की सीमा के डर से उन्हें कभी पदोन्नति नहीं मिली। अगर लियोनेल उन्हें मार भी देता तो भी कल तक शायद एक नया 66वां रैंक वाला दानव सरदार आ जाता। लेकिन ऐसा होने पर भी लियोनेल के कारनामे बेहद चौंकाने वाले थे। दैत्यों को मारना इतना आसान कब से हो गया? इस बालक की गणनात्मक क्षमता और बुद्धि में कुछ तो था ही जो उम्मीद से परे था। बेशक ये भी एक वजह थी कि उसके दुश्मन उसकी उम्र के कारण उसे कम आंकते थे, लेकिन इससे उसके प्रभाव में कोई खास कमी नहीं आई। कुछ सोचते हुए सर पीएस ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। याद रखो लड़के, कैमलॉट के नियमों को मत भूलना। सर पीएस ने अपनी बात पर ज्यादा विस्तार से नहीं बताया, लेकिन लियोनेल समझ गया कि उनका क्या मतलब था। हालांकि ये दुर्लभ था, फिर भी ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं थी जो अंधकार में मार्ग पर चल पड़े थे। उनमें से कई लोगों ने राक्षसों के शरीर से ऐसी चीजें उठाना शुरू कर दिया था जो उन्हें नहीं उठानी चाहिए थी। लियोनेल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसे जवाब देने का मौका नहीं मिला। बैंग बैंग बैंग। लियोनेल को अचानक एक गहरा सा एहसास हुआ जो उसे अचानक से घेर रहा था। क्या प्रोजेक्ट हंट आइलैंड पर भी ठीक यही नहीं हुआ था? उस समय दूर से दिखाई देने वाले एक धूसर प्रकाश स्तंभ से अंधेरी रात का आकाश प्रकाशित हो रहा था। उस समय लियोनेल को यह नहीं पता था कि यह कोई बल विस्फोट नहीं था और राक्षसों के पूर्ण हमले के पीछे का असली उद्देश्य सामने आने वाला था। लियोनेल इस अचानक बदलाव से हैरान था और बाकी सब भी। हालांकि लियोनेल को बहुत पहले ही अपने आसपास की हर चीज पर तुरंत ध्यान देने की आदत पड़ गई थी। यह न केवल उसकी आंतरिक दृष्टि को प्रशिक्षित करने का एक तरीका था, बल्कि उसकी जान बचाने का भी एक तरीका था। इस वजह से पीएस के हाव भाव लियोनेल की नजरों में बिल्कुल सटीक बैठे। आश्चर्य और फिर अचानक आई उत्सुकता की झलक उससे छिपी नहीं रही। वह जानता है कि यह चीज क्या है। लियोनेल ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानता था। यह तो स्वाभाविक ही था कि पीएस जैसा अनुभवी शूरवीर उससे ज्यादा जानता होगा। हालांकि इससे लियोनेल की जिज्ञासा और बढ़ गई। वजह साफ थी। हालांकि पीएस ने इस तरह प्रतिक्रिया दी, लेकिन उसके किसी भी साथी शूरवीर या डेथ गार्ड ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में सबसे संभावित कारण ये था कि यह बहुत उच्च स्तर की जानकारी थी। ये बात इस तथ्य से और भी स्पष्ट हो गई कि लियोनेल ने मैज अकादमी में जो भी किताबें पढ़ी थीं, उनमें से किसी में भी जरूरी जानकारी नहीं थी। अगर होती तो उसके ड्रीमस्केप ने प्रतिक्रिया जरूर दी होती। पीएस के हाव भाव कई बार बदले, इससे पहले कि ऐसा लगे कि उन्होंने अंततः निर्णय ले लिया है। अपनी संरचना व्यवस्थित करो, हम बड़े बैरकों की ओर वापस लौट रहे हैं। पीएस की दहाड़ ने उन्हें पुकारा, जिससे उनके पीछे आए शूरवीर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। वे यहाँ राक्षसों पर जवाबी हमला करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उन्हें लगा कि सभी इंसान वापस बड़े बैरक की ओर लौट रहे हैं,
लेकिन अचानक एक सेना के प्रकट होने से वे चौंक जाएंगे। फिर भी इस प्रहार का इंतजार करने के बजाय पियर्स ने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया। बस इतना ही कहा जा सकता है कि वह प्रकाश स्तंभ जो भी था, असाधारण रूप से महत्वपूर्ण था। लियोनेल की निगाहें चमक उठीं, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। यह कहा जा सकता है कि एक दानव राजा की मृत्यु इस अभियान के लिए पहले से ही एक शानदार परिणाम थी। भले ही मोड्रेड के लिए दानव राजाओं की जगह लेना आसान था, फिर भी उन्हें अपनी नई ताकत के साथ तालमेल बिठाने के लिए समय चाहिए होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या हो रहा है। अल्पविराम। लियोनेल जानता था कि यह मामला बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह इतना बड़ा मामला होगा। यह इतना बड़ा था कि कैमलॉट शहर भी हिल गया था। चाहे वह रहस्यमयी ग्रैंड मैगी हो, राउंड टेबल के शूरवीर हो या कैमलॉट के महान राजा और रानी आर्थर और गुनिवेर हो, कोई भी शांत नहीं बैठ सकता था। अगले दिन क्षितिज पर सूर्य उदय होने से पहले ही पौराणिक क्षेत्र के प्रत्येक मानव और दानव के मन में एक ही शीर्षक बैठ चुका था। मलिन परीक्षण। तारांकन तारांकन। लियोनेल ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतनी जल्दी कैमलॉट लौट आएगा। बेशक वह और लियोनस को जो मिशन सौंपा गया था वह लगभग पूरा कर चुके थे। उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में सिर्फ 1 महीने के लिए तैनात किया जाना था और उसका आधा समय बीत चुका था। मलिन परीक्षण। लियोनेल ने ठंडी सांस ली। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, उसके स्वप्नलोक में प्रतिक्रिया हुई। बिजली की असंख्य चिमके फूट पड़ी और दर्जनों पुस्तकों को ढकने लगी। बिना किसी अपवाद के इन सभी पुस्तकों ने किसी न किसी रूप में राजा आर्थर की कथा को छुआ। मलिन परीक्षणों का सीधे तौर पर उल्लेख न करने के बावजूद लियोनेल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ में आई। ये बहुत संभव है कि कैमलॉट के जन्म से पहले ये वास्तव में ये मलिन परीक्षण थे जिन्होंने राजा आर्थर को वह विरासत हासिल करने की अनुमति दी जो उन्हें इस पौराणिक क्षेत्र के शीर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक थी। अगर लियोनेल के अनुमान सही थे, तो इसका मतलब था कि ये मलिन मुकदमे उसकी शुरुआती धारणा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि पीएस की प्रतिक्रिया इतनी तीखी थी। हालांकि एक और मामला भी था। इन परीक्षाओं के प्रकट होने से पहले राक्षसों की गतिविधियां असाधारण रूप से विचित्र मानी जा सकती थीं। लेकिन अगर उस प्रकाश स्तंभ के प्रकट होने को ध्यान में रखा जाए, तो वह सब कुछ स्पष्ट कर देगा। राक्षसों ने मनुष्यों को छोटी बैरक से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि मनुष्यों ने परीक्षण स्थल के आसपास जो पैर जमाए थे, वे खो बैठे। इससे न केवल राक्षसों के लिए अंदर घुसना आसान हो गया, बल्कि अचानक मनुष्यों के लिए भी ऐसा करना कई गुना मुश्किल हो गया। लेकिन क्या मलिन मनुष्यों का नायक नहीं है? लियोनेल ने सिर हिलाया। अगर हाँ, तो भी ये देखते हुए कि मॉब्रियर अपनी बोमनकिन की विरासत को कितनी दूर तक ले गया था, ये स्पष्ट था कि मलिन परीक्षण राक्षसों के लिए भी फायदेमंद होने चाहिए। अगर यह सब सच है, तो फिर मुझे कैमलॉट वापस क्यों बुलाया गया? क्या हम सबको उस जमीन को वापस पाने की पूरी कोशिश नहीं करनी चाहिए जो हमने पीछे हटते हुए खो दी थी? लियोनेल विचारों में डूबा हुआ था, तभी वह व्यक्ति आ गया जिसे वह सबसे ज्यादा देखना चाहता था। अब वह अपने सवालों को और दबा नहीं सकता था। मलिन ट्रायल असल में क्या थे? अगर ये इतने महत्वपूर्ण थे, तो उन्हें कैमलॉट क्यों वापस बुलाया गया? लियोनेल ने अपने घर का दरवाजा खोला तो देखा कि दूसरी तरफ एलिस मौजूद है। वह थोड़ा हैरान हुआ। उसे यकीन था कि यह लाइन्स होगा, लेकिन ये तो एलिस था। राजकुमार को अचानक शाही दरबार से बुलाया गया था, इसलिए उन्होंने आपकी बैठक में ना आ पाने के लिए क्षमा याचना के साथ मुझे भेजा है। ओह, लियोनेल ने सिर हिलाया। कोई बड़ी बात नहीं है। आप अंदर आ सकते हैं, मेरे पास अभी भी कुछ सवाल हैं। एलिस मुस्कुराए और लियोनेल का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लियोनेल का कमरा कितना साफ सुथरा और व्यवस्थित था, ये देखकर वह हैरान रह गई। ऐसा लग रहा था मानो वह उसमें रहता ही ना हो। ये तो नहीं कहा जा सकता था कि वह अक्सर पुरुषों के कमरे में जाती थी, लेकिन वह जानती थी कि औरतों का कमरा भी इतना व्यवस्थित नहीं होता। बेशक एलिस को यह नहीं पता था कि यह उसके पिता की शिक्षाओं का नतीजा था। ये कहा जा सकता है कि लियोनेल का ये रूप ज्यादा सामने न आने का एकमात्र कारण ये था कि समय कितना अजीब था। खंडित घन को छोड़कर पृथ्वी पर उसके पास घर कहलाने लायक कोई जगह नहीं थी। जब से एलिस ने लियोनेल को गोर्गो से लड़ते और उसे मारते देखा है, वह उसके साथ ज्यादा संयमित रहने लगी है। हालांकि लेमोरेक के साथ उसकी लड़ाई देखने के बाद वह जानती थी कि वह शक्तिशाली है, लेकिन उसकी स्थिति को एक शक्तिशाली व्यक्तित्व के साथ मिलाना मुश्किल था। आप कहीं भी बैठ सकते हैं, लियोनेल ने सहजता से कहा। क्या आप सचमुच आज सिर्फ मेरे सवालों के जवाब देने आए हैं?
या आपका कोई और मकसद था? ओह, एलिस अचानक अपने विचारों से बाहर आए। हाँ, मैं कहना चाहती थी कि तुमने बहुत सारे पुण्य अर्जित किए हैं। एक दानव राजा की मृत्यु ही 2 सितारा जादूगर बनने के लिए पर्याप्त है। लेकिन तुमने तो 2 को मार डाला। ये 3 सितारा जादूगर बनने के लिए पर्याप्त से थोड़ा कम है। जब तक आप मानकीकरण परीक्षण पास कर लेंगे, आप जादूगर अकादमी में अपना स्थान ऊंचा कर सकेंगे। लियोनेल ने सिर हिलाकर एलिस द्वारा उसे दिए गए क्रिस्टल को स्वीकार कर लिया। इसमें संभवतः उसकी खूबियों के बारे में जानकारी थी और इसे उसका प्रमाण माना जा सकता था। तो इन मलिन परीक्षणों के बारे में लियोनेल ने बातचीत को इस विषय से भटकाने की कोशिश की। उसे अभी प्रमोशन में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा वह 3 स्टार ऑफिशियल मैच बन जाएगा ताकि लाइब्रेरी में लेवल 9 की किताबें पढ़ सके। ये एलिस की आंखें एक पल के लिए धुंधली पड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... चूंकि तुमने इतने सारे पुण्य अर्जित किए हैं तो सब ठीक ही होगा। मलिन परीक्षण महामहिम राजा आर्थर द्वारा कैमलॉट की स्थापना से भी पहले से मौजूद है। इसने अपने समय में कई महान नायकों को चुना है, लेकिन महामहिम ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने इस मार्ग पर सबसे आगे की यात्रा की। सच्चाई यह है कि मलिन ट्रायल्स को माइनर ओपनिंग्स और मेजर ओपनिंग्स में विभाजित किया गया है। ये निश्चित रूप से एक मेजर ओपनिंग है। छोटे अवसर परीक्षण के लिए व्यक्तियों को खोजते हैं, जबकि बड़े अवसर सभी के लिए खुले होते हैं। लेकिन बदले में बड़े अवसर कई गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं, न सिर्फ भीतर के परीक्षणों के कारण बल्कि हमारे साथी मनुष्यों के कारण भी। ये कहा जा सकता है कि कैमलॉट और मोड्रेड की दानव सेना के सभी प्रमुख खिलाड़ियों को किसी न किसी तरह से मलिन परीक्षणों से लाभ हुआ है, इसलिए यह ऐसा मौका नहीं है जिसे कोई भी खोना चाहेगा। लियोनेल की भौहें तन गईं। क्या यह हो सकता है कि मॉब्रिया को बोमनकिन की विरासत किसी माइनर ओपनिंग का नतीजा थी? क्या माइनर और मेजर ओपनिंग के बीच कोई अन्य अंतर है? एलिस ने सिर हिलाया। ये बताना बहुत मुश्किल है। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति जो माइनर ओपनिंग से लाभान्वित होता है, वह आसानी से यह जानकारी नहीं देगा। लेकिन हम जो जानते हैं उसके अनुसार लीजेंडरी मैगस मलिन की असली मूल विरासत हासिल करना असंभव होना चाहिए, जब तक कि यह मेजर ओपनिंग के दौरान हासिल न हो जाए। हालांकि कुछ ऐसे संकेत हैं जो इस विचार की ओर इशारा करते हैं कि माइनर ओपनिंग से लाभ उठाने के बाद मेजर ओपनिंग में भी ऐसा करना आसान हो जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह महान जादूगर मलिन द्वारा उत्तराधिकारियों का चयन है। वह पहले व्यक्तियों को चुनेंगे, फिर उन्हें संयमित करने के लिए जनता से लड़वाएंगे। 50 साल पहले महामहिम राजा आर्थर ऐसे ही एक व्यक्ति थे। पत्थर में तलवार उनकी छोटी शुरुआत थी और 50 साल पहले उन्होंने प्रमुख उद्घाटन की दुनिया को पार किया और हमारे राज्य की स्थापना की। लियोनेल जितना ज्यादा सीखता गया उतना ही ज्यादा उलझन में पड़ता गया। क्या ये जोन मानव पौराणिक कथाओं पर आधारित नहीं थे? इस आधार पर कोई यह मान सकता है कि राजा आर्थर की कहानी का सबसे उत्कृष्ट संस्करण बाकी सभी चीजों से ऊपर होगा। अब तक चीजें इसी तर्क पर चलती थीं। चाहे वो गाइनवेर का विश्वासघात हो, मोड्रेड का अस्तित्व हो, गोलमेज के शूरवीर हो या पत्थर में तलवार का जिक्र हो, सब कुछ वैसा ही था जैसा लियोनेल जानता था। हालांकि अगर लियोनेल इससे भी एक परत और गहराई में जाए तो ये दुनिया अभी भी उसकी उम्मीद से बहुत अलग थी। लियोनस का अस्तित्व, मागी, इस दुनिया की जादुई व्यवस्था का अस्तित्व, इनमें से कुछ भी ऐसी बातें नहीं थी जिनके बारे में अतीत की कहानियों में बताया गया हो। लियोनेल यह नहीं बता सके कि क्या ये यादृच्छिक चीजें थीं जिन्हें ब्रह्मांड अपनी इच्छानुसार भर रहा था, या इस परिवर्तन के पीछे कोई और गहरा कारण था। हर बार जब लियोनेल ऐसी चीजों के बारे में सोचता तो उसका दिमाग अनिवार्य रूप से एक विचार पर वापस चला जाता। भविष्य अतीत को प्रभावित कर सकता है। अगर ऐसा था तो क्या ये बदलाव लियोनेल के विचार के अनुसार बेतरतीब नहीं थे, बल्कि शायद ये भविष्य की पीढ़ियों द्वारा किंवदंती में किए गए बदलावों का नतीजा थे। लियोनेल ने जब इस सोच के रास्ते पर कदम रखा तो वह अचानक सिहर उठा। उसका दिमाग अभी किसी ऐसी चीज पर पहुंचा था जिसने उसके दिल को ठंडा कर दिया था। उच्च आयामों का निम्न आयामों पर प्रभाव अश्लील था। यह बहुत संभव है कि किसी उच्च आयाम के प्राणी ने अपनी सनक में जो कुछ किया वह लियोनेल की दुनिया में हजारों सालों से चली आ रही कहानियों से भी ज्यादा प्रभावशाली हो। और अगर यह सच था, उद्धरण ... यदि किसी उच्च आयामी दुनिया का कोई व्यक्ति राजा आर्थर की किंवदंती को बदलना चाहे तो यह असाधारण रूप से आसान होगा। यह अकेला विचार ही एक सौम्य विचार था, लेकिन जब इसे लियोनेल के कई महीनों के अवचेतन विचारों के साथ जोड़ा गया तो ऐसा लगा जैसे उसके मन में बिजली कौंध गई हो।
और इस बार यह उसके स्वप्नलोक की भ्रामक बिजली की कौंध नहीं थी, बल्कि गरजती गड़गड़ाहट के साथ बिजली की एक सच्ची चमक थी। इस बिंदु तक लियोनेल को अभी भी ये पता नहीं था कि फ्रांसीसी क्षेत्र में जोन का लक्ष्य क्या था। उसकी कोई भी हरकत समझ में नहीं आ रही थी। उस समय लियोनेल ने बस अपने दिल की सुनी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की। उसके लिए ये काम इससे ज्यादा मुश्किल कभी नहीं रहा। लेकिन अगर उसने सोचा, अगर जोन सफल हो गई तो क्या होगा? क्या जोन की सफलता और जोन पूरा करना एक दूसरे से अलग बात थी? जरा सोचिए, अगर जोन के मकसद की वजह से लियोनेल नाकाम हो जाए तो क्या होगा? खैर, लियोनेल और आयना को संभवतः अपना बाकी जीवन मध्ययुगीन फ्रांस में बिताना पड़ता, साथ साथ बूढ़े होते हुए। विवरण ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उनके मरने के बाद क्या हुआ। उस स्थिति में क्या जोन रीसेट नहीं हो जाएगा, जिससे एक नया समूह प्रवेश कर सकेगा और उसे साफ करने का प्रयास कर सकेगा? अगर ऐसा होता तो जोन के मिशन का क्या मतलब होता? लियोनेल की सफलता में बाधा डालने की उसके पास क्या वजह होती? अगर ऐसा था तो उनका मकसद लियोनेल को रोकना तो नहीं हो सकता था। अगर लियोनेल ने यह मूर्खतापूर्ण सोची कि जोन पार कर लेने पर मामला सुलझ जाएगा, तो वह बहुत बड़ी गलतफहमी में था। लियोनेल जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता उतना ही कम समझ में आता। जब तक कि जोन के जोन में जो कुछ हुआ वह इस पौराणिक जोन से जुड़ा न हो। लियोनेल को ऐसा लग रहा था जैसे उसके स्वप्नलोक में कोई ढोल की थाप गूंज रही हो। उसकी क्षमताएं मानो उस पर चीख रही हो, मानो उसे कुछ ऐसा बताना चाह रही हो जो वह पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। ऐसा इसलिए नहीं था कि लियोनेल को अभी तक कोई संबंध बनाना था, बल्कि इसलिए कि उसके स्वप्नलोक की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कमजोरी थी। उसके पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी। वे कौन लोग थे जिन्होंने जोन के जोन को लगभग एक अनोखे जोन में बदल दिया था? मलिन की कहानी का उनके प्रयासों से क्या संबंध था? ये कैमलॉट जोन इन सब से कैसे जुड़ा था? लियोनेल जितना ज्यादा सोचता रहा, उसकी गंभीरता बढ़ती गई। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि एलिज एक डरपोक छोटी सी चूहे की तरह एक कोने में सिमट गई थी, अपनी सांसें भी स्थिर नहीं कर पा रही थी। दुर्भाग्यवश यह मामला लियोनेल के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि वह एलिज की भलाई के बारे में सोच ही नहीं सका। जोन पृथ्वी के भविष्य से अभिन्न रूप से जुड़े हुए थे। हालांकि लियोनेल का पृथ्वी से ज्यादा संबंध नहीं बचा था, फिर भी उसका सामान्य स्वभाव उसे पृथ्वी के भाग्य से खिलवाड़ होते देखकर चुप बैठने की इजाजत नहीं देता था। दुर्भाग्य से लियोनेल हर जोन क्लियरेंस में हिस्सा नहीं लेता था। चाहकर भी उसके लिए ऐसा करना नामुमकिन था। नतीजतन उसे पता ही नहीं था कि उसके और आयना के साथ जो हुआ वैसी ही घटनाएं कहीं और भी हुई हैं या नहीं। ये बहुत संभव था कि जैसे जैसे पृथ्वी एक के बाद एक जोन साफ करती गई, वे बस वही कर रहे थे जो कोई अन्य इकाई चाहती थी। अंकल मोंटेज के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के इतिहास की तुलना में सबसे अधिक क्षमता वाली नई दुनियाओं में से एक थी। हमारे पास 8वें आयाम की दुनिया बनने के लिए आवश्यक प्रतिभा है। यही कारण है कि इतने सारे उच्च आयाम वाले विश्व हमारी प्रगति में निवेशित थे और यहाँ तक कि हमारे द्वारा साफ किए गए क्षेत्रों के लिए हमें पुरस्कार देने के लिए एक साथ आ रहे हैं। लेकिन इस उच्चतर क्षमता का वास्तव में क्या अर्थ है? मैं नहीं मानता कि यह केवल 8वें आयाम तक पहुंचने जितना ही सरल है। नहीं, इस बारे में सोचने का ये सही तरीका नहीं है। मुझे तो ये सोचना चाहिए कि इतनी ज्यादा क्षमता होने से क्या फायदे मिलते हैं। संभावना, संभावना। लियोनेल की आंखें खुल गईं। पौराणिक क्षेत्र ब्रह्मांड के खजाने थे। वे जहां भी प्रकट होते अनगिनत शक्तियां उनके लिए लड़ती। बेशक यह इस शर्त पर था कि उन सभी की पहुंच एक ही दुनिया तक हो। इस समय पृथ्वी सुरक्षित अवस्था में थी। ऊंचे आयामों से निचले आयामों में यात्रा करना कठिन था। यह एक ऐसी सुरक्षा थी जो ब्रह्मांड ने दी थी, ठीक उसी तरह जैसे एक माँ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को देती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि यह असंभव था। हालांकि 5वें आयाम का कोई व्यक्ति नीचे नहीं उतर सकता था, चौथे आयाम के कमजोर स्तरों का कोई व्यक्ति नीचे उतरने के लिए भारी कीमत चुका सकता था। फिलहाल ये सब ज्यादा मायने नहीं रखता था। लियोनेल अब बस यही सोच रहा था कि वो किस जोन में है। पौराणिक क्षेत्रों की पहले से ही बहुत मांग थी, लेकिन क्या हो अगर पौराणिक क्षेत्र होने के साथ साथ यह अनंत संभावनाओं वाली दुनिया में जन्मा हो? अगर ऐसा है तो ऐसी जगह किस तरह के खजाने पैदा करेगी? तो क्या यह ऐसा ही है? लियोनेल जानता था कि उसने सच्चाई का बस एक छोटा सा हिस्सा ही समझा है। वह ये भी जानता था कि यह नामुमकिन है कि उन लोगों का एकमात्र लक्ष्य यही हो। पृथ्वी पर कितनी ही किंवदंतियां और लोककथाएं थीं,
कौन जाने उनमें से कितनी अपने क्षेत्र बना पाई। और अगर कई थीं, तो लियोनेल के लिए उन सभी की रक्षा करना असंभव था। वह बस उसी पर ध्यान केंद्रित कर सकता था जिस पर उसका नियंत्रण था। जब तक वह यहाँ था, वह इन उच्च आयामी प्राणियों को सफल नहीं होने देगा। उसी समय लियोनेल को इस बात का हल्का सा आभास हुआ कि जोन जैसे जोन में दिखाई देना क्यों आवश्यक था। अगर किसी ऐतिहासिक क्षेत्र में प्रवेश करने की बात थी, तो बस उस समयरेखा में किसी को स्थापित करना जरूरी था। हालांकि अपनी सीमित समझ के कारण वर्तमान लियोनेल को यह असंभव लग रहा था, लेकिन उसे लगा कि एक उच्चतर आयाम के प्राणी के लिए यह असंभव नहीं था। लेकिन कोई पौराणिक क्षेत्र में कैसे प्रवेश करेगा? यह इतिहास का कोई सच्चा हिस्सा नहीं था, वहां वापस लौटने की कोई जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता जोन गेट ही था, लेकिन लियोनेल अनुमान लगा सकता था कि जो 12 लोग अंदर गए थे, उनका इन उच्च आयामी प्राणियों से कोई लेना देना नहीं था। यह संभव था कि अदुर्ना परिवार या यहां तक कि स्लेयर लीजन भी संबंधित हो। अगर ऐसा होता तो लियोनेल आसानी से मान लेता कि उसकी परिकल्पना गलत थी। लेकिन अगर अदुर्ना परिवार जिम्मेदार नहीं था, तो इसका मतलब था कि इन लोगों ने जो भी कदम उठाए थे, वे दरअसल एक ऐसे जोन में जाने का रास्ता ढूंढने के लिए थे जहां पहुंचना नामुमकिन था। जैसे ही लियोनेल के मन में यह विचार आया, उसका दिल शांत हो गया। उसे लगा जैसे उसे शांति मिल गई है और वह आखिरकार एक बार फिर चैन की सांस ले सकता है। यहां तक कि उसे भी इसका एहसास नहीं था, लेकिन किसी अज्ञात व्यक्ति, वस्तु या संगठन द्वारा उसके जीवन को नियंत्रित करने के विचार से वह इतना असहज महसूस कर रहा था कि एक क्षण के लिए वह लगभग पागल हो गया। ये था असली लियोनेल, एक ऐसा इंसान जो अपनी हथेलियों में सब कुछ नियंत्रित करना चाहता था। फुटबॉल के मैदान पर तो ये हमेशा से ही चमकता रहा था, और जिस दिन उसने इसे असल दुनिया में दिखाने का फैसला किया, पता नहीं किस तरह का राक्षस पैदा होगा। लियोनेल के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पहले लामोरक था, अब ये था। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी मर्जी के बिना उसकी जिंदगी के तार बजाना चाहता हो। लियोनेल के होंठ मुड़ गए। एक अजीब सी ठंडी मुस्कान थी, जैसी उसने अब तक जिंदगी में कभी नहीं मुस्कुराई थी। ऐसा नजारा देखकर एलिस की रूह कांप उठी। खुशकिस्मती से वह भाव जल्द ही गायब हो गया और उसकी जगह लियोनेल का सामान्य रूप आ गया। सुंदर, चमकदार और दयालु। इसके लिए क्षमा करें, एलिस। मैं कुछ मामलों के बारे में सोच रहा था। तो ऐसा क्यों हुआ कि सीमा पर इतनी महत्वपूर्ण बात होने के बावजूद हमें कैमलॉट वापस बुलाया गया? एलिस ने उसकी छाती थपथपाई और उसके माथे से पसीना पोंछा। क्या यही वो आदमी है जिसे मुझे रिझाना है? मैं ये कैसे करूंगी? उसने अपने सुनहरे होंठ काटे। उद्धरण चिन्ह ... आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि मलिन परीक्षणों का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे महान शूरवीर भी व्यवस्था बनाए रखने की गारंटी नहीं दे सकते। ऐसी बहुमूल्य जगह का आकर्षण बहुत ज्यादा है। चूंकि हम पहले ही पहल खो चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम पीछे हट जाएं ताकि हम चुन सके कि कौन जाएगा। इस तरह हम अन्य कारकों को समाप्त कर सकते हैं। कैमलॉट ये नियंत्रित करना चाहता था कि कौन अंदर आ सकता है और कौन नहीं। लियोनेल ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे रोकोगे नहीं, कैमलॉट। मुझे तुम सबसे दुश्मनी पसंद नहीं, लेकिन अगर मुझे साइड मिशन पूरा करने और तुम सबको धोखा देने के बीच चुनाव करना पड़े, तो मैं दूसरा विकल्प चुनूंगा। हालांकि मोड्रेड को मारने के अलावा अन्य जरूरी कामों को पूरा करने के लिए कैमलॉट के साथ अच्छे रिश्ते होना जरूरी था, लेकिन मुख्य काम के लिए यह जरूरी नहीं था। अगर लियोनेल को चुनना होता तो चुनाव साफ था। उसे बस यही उम्मीद थी कि कैमलॉट उस पर जोर न डाले। एलिस एक बार फिर अपने मिशन में कोई प्रगति किए बिना ही चली गई। हालांकि लियोनेल का मन उसके विचारों की परवाह करने का नहीं था। उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी महसूस हुई। जैसे ही वह गई, उसने अपना ध्यान अपनी ट्रेनिंग में लगा दिया। उन्होंने अपने धनुष को मुश्किल से छुआ। उनके लिए धनुष चलाने की उनकी प्रतिभा इतनी जबरदस्त थी कि उसे उच्च स्तर तक लाने के लिए उन्हें ज्यादा अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बजाय उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने ध्यान और भाले पर केंद्रित कर दिया। जब तक एक खबर आई, तब तक वह लगभग 100 भालों का इस्तेमाल कर चुका था। लेकिन उससे जिन 2000 से ज्यादा भालों पर महारत हासिल करनी थी, उसकी तुलना में वह अपने असली लक्ष्य तक पहुंचने में मुश्किल से ही कामयाब हो पाया था। फिर भी वह महसूस कर सकता था कि समय के साथ उसकी भाला शक्ति धीरे धीरे परिष्कृत हो रही है। लियोनेल अभी भी स्पीयर फोर्स के शुरुआती स्तर पर था। हालांकि उसके पिता द्वारा उसके लिए छोड़ी गई डिक्शनरी के अनुसार स्पीयर फोर्स के प्रकारों में भिन्नताएं थीं।
अपनी स्पीयर फोर्स को बनाने और उसे फिर से खोजने में वह जितनी देर तक अपनी सफलता को रोक पाता, भविष्य में उसे उतना ही ज्यादा फायदा होता। अपनी आंखों में छिपी हुई तीक्ष्णता के साथ लियोनेल ने खंडित घन को छोड़ दिया। तारांकन जादूगर अकादमी में हमेशा से भी ज्यादा चहल पहल थी। मैजिक आर्ट टॉवर के आसपास का आमतौर पर शांत रहने वाला इंडोर बगीचा बच्चों और बुजुर्गों से भरा हुआ था। हर कोई बस एक घोषणा का इंतजार कर रहा था। उस समय एक बूढ़ी औरत, जिसके सिर पर सूखे सफेद बाल थे, एक चबूतरे पर चुपचाप बैठी थी, चुपचाप ध्यान कर रही थी, मानो उसके आसपास की घटनाओं से उसका कोई लेना देना नहीं था। हालांकि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि इस महिला को नजरअंदाज कर दे। उसके बैंगनी वस्त्र और उन पर सजे लाल रंग के डिजाइनों को देखकर लगता था कि यह महिला 2 सितारा अग्नि जादूगरनी थी और संभवतः जादूगर अकादमी की प्रधानाध्यापिकाओं में से एक थी। अचानक इस कमजोर सी दिखने वाली बूढ़ी महिला ने अपनी आंखें खोली। अचानक वातावरण में एक जोरदार दबाव और हल्की सी गर्मी छा गई। ऐसा लगा जैसे हवा की सारी नमी सोख ली गई हो, यहां तक कि उनके पैरों के नीचे की हरी भरी घास भी मानो किसी भी पल मुरझा जाएगी। बिना कुछ कहे ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। ऐसे जादूगर की जो अंतिम बाधा के इतने करीब था, इतनी बड़ी प्रतिरोध शक्ति थी। भला कौन उसे ठुकराने की हिम्मत कर सकता था? हैरानी की बात है कि बिना समय गंवाए उसने विषय पर बोलना शुरू कर दिया। न कोई भूमिका, न कोई अलंकृत शब्द, बस एक भावशून्य और भावशून्य तीर मुद्दे के मर्म की ओर। मलिन ट्रायल गेट 2 महीने में खुलेंगे। केवल 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। प्रवेश के अधिकार आपकी योग्यता के आधार पर तय किए जाएंगे। जिनकी उम्र 16 से 20 वर्ष के बीच है, उन्हें 2 सितारा आधिकारिक जादूगर के मानक तक पहुंचना होगा। जिनकी उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच है, उन्हें 3 सितारा आधिकारिक जादूगर होना होगा। जिनकी उम्र 31 से 50 वर्ष के बीच है, उन्हें 1 सितारा जादूगर होना होगा। इससे अधिक उम्र वालों को 2 सितारा जादूगर होना होगा। जो लोग इस पहली आवश्यकता को पूरा करेंगे, उन्हें चयन के एक दौर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। पहले आयु वर्ग के लोगों के लिए 50 स्थान होंगे, अगले आयु वर्ग के लोगों के लिए 25 स्थान होंगे और सबसे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए केवल 10 स्थान होंगे। आप में से जो लोग अपने परिवारों को दिए गए कोटे का हिस्सा होंगे, उन्हें स्कूल में शामिल नहीं किया जाएगा। चयन 1 घंटे में मुख्य शहर में शुरू होगा। अगर आप अपनी योग्यता के बारे में झूठ बोलते पाए गए तो सजा हल्की नहीं होगी। इसलिए टेलीपोर्टेशन संरचनाओं में कदम रखने से पहले 2 बार सोच लें। खुद को तैयार रखें। द फायर मैगस छोटा और संक्षिप्त था। आसपास मौजूद लोगों को उसकी बात खत्म होने से पहले समझने का मौका भी नहीं मिला। 1 घंटा तैयारी का तो समय ही नहीं था। उनमें से कुछ को तो शायद ही पता था कि ये मलिन ट्रायल्स क्या होते हैं, लेकिन अब अचानक उन्हें इसके लिए एक प्रतियोगिता में धकेल दिया गया। ये जानना जरूरी था कि हर कोई लियोनेल जैसा नहीं होता। उसकी पहुंच क्राउन प्रिंस तक थी और एलिस भी था, जो लेक्चरर होने के अलावा मैज अकादमी में एक खास रुतबा रखता था। फिर भी लियोनेल को ज्यादा कुछ पता नहीं था। अगर उसने 3 स्टार ऑफिशियल मैज मानकीकरण परीक्षा पास न की होती और लाइब्रेरी में लेवल 9 की जानकारी न पढ़ पाया होता, तो शायद वह और भी ज्यादा अनजान होता। उन लोगों की तो बात ही छोड़िए जिनकी पहुंच उससे भी कम थी। लियोनेल भावशून्य रहा। उसके 3 स्टार ऑफिशियल मैच चोगे पर कांसे की कढ़ाई वाला गहरा नीला रंग झलक रहा था। वह कैमलॉट के केंद्र की ओर टेलीपोर्टेशन संरचना में कदम रखता है। उसका मन किसी भी चीज के लिए मानसिक रूप से तैयार है। सच तो ये था कि अपनी युद्ध क्षमता के चलते 16 से 20 साल के बच्चों का समूह उनके लिए एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। उनका वहां जाना एक औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से वे फिर भी सतर्क थे। लियोनेल की नजर धुंधली पड़ गई। एक पल बाद उसने खुद को एक बड़े अखाड़े में पाया। सच कहूं तो इतने बड़े अखाड़े में चहल पहल होनी चाहिए थी, दीवार से दीवार तक दर्शकों से भरा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। दरअसल वहां भयानक सन्नाटा था। जिन सीटों पर 50,000 से अधिक लोग बैठ सकते थे, उन्हें काली चादरों से ढक दिया गया था, मानो लोगों का ध्यान इस तथ्य से हटाना हो कि वे खाली थीं। हालांकि स्टैंड पूरी तरह से लोगों से भरे नहीं थे। फिर भी यह तय था कि लियोनेल के आसपास खड़े युवा और वृद्ध जादूगर चाहते थे कि काश वे भी होते। वजह यह थी कि ऊपर से उन्हें चुपचाप देख रहे पात्र बेहद विस्मयकारी थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही उनके घुटने कांप रहे थे। उनकी संख्या 100 से अधिक नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनमें से प्रत्येक अपने कंधों पर दुनिया का भार उठाए हुए था। वहां 7 सर्वोच्च जादूगर थे, गोल मेज के शूरवीर जनरल सितारे।
एक के बाद एक उनकी स्थिति और ताकत केवल बढ़ती ही जा रही थी। इतना सब होने के बाद भी अभी भी दो ऐसे व्यक्ति थे जिनके कारण लियोनेल के आसपास के जादूगरों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनके दिल रुक गए हों। वे दोनों सिंहासन पर बैठे थे, उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि उनके चारों ओर की हवा ठोस हो गई थी। एक महिला असाधारण रूप रंग की थी। उसकी कोमल गेहूं रंग की त्वचा, लहराते काले बाल और चमकती नीली आंखें थीं। उसकी सुंदरता इतनी मादक थी कि उसे देखने वाला हर कोई उसे देखकर मोहित हो जाता था। उसने एक नाजुक नीली पोशाक पहनी हुई थी और उसकी गर्दन और छाती पर एक मुलायम सफेद फर वाला दुपट्टा लिपटा हुआ था। वह पूरी तरह से कुलीनता का प्रतीक थी। दूसरा एक आदमी था। उसके सुनहरे बाल इतने चमकीले थे कि मानो आंखें चौंध दिया जाए। उसका जबड़ा तराशा हुआ था, उसकी आंखें गहरी और अथाह थीं, और उसकी मुस्कान बेहद करिश्माई और मनमोहक थी। उसके कंधे चौड़े थे और उसकी उपस्थिति इतनी ऊंची थी कि उसका सिंहासन भी उसके लिए छोटा प्रतीत होता था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये दो